एपिसोड 401 शुरुआत। जब तक अंजलि रावत ने अपनी बात पूरी की और पहाड़ी से नीचे जाने के लिए तैयार हुई, तब तक आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। शिवा जिंदल को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन अंजलि की नाक और गाल पहाड़ी की ठंडी हवा से लाल हो गए थे। पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त शिवा ने अपना कोट उतारकर अंजलि को पहना दिया। अंजलि ने मना करने की कोशिश की, लेकिन वह शिवा को रोक नहीं सकी। उसके दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। फिर भी उसने धीरे से कहा, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा चलना है। मैं ठीक हूँ, अगर तुझे सर्दी लग गई तो देर हो जाएगी। कल दिवाली की पूर्व संध्या है, अगर तुझे जुकाम या बुखार हो गया तो ये अशुभ होगा, शिवा ने कहा। दोनों पहाड़ी से नीचे उतरे और कार की ओर वापस चले। अचानक अंजलि को कुछ याद आया और उसने पूछा, तूने कहा था कि लक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है? हाँ। शिवा को आश्चर्य हुआ कि अंजलि इस बारे में पूछ रही है। अंजलि ने फिर पूछा, क्या वह अभी भी अकेले रहती है? शिवा को अचानक समझ आ गया। तू दिवाली के लिए लक्ष्मी को घर लाना चाहती है? अंजलि ने एक पल हिचकिचाने के बाद सिर हिलाया। अगर वह तैयार है, मुझे लगता है कि अकेले दिवाली मनाना उसके लिए बहुत उदास होगा। हम उसे कृष्णा विहार ले आ सकते हैं। एक और इंसान के साथ माहौल ज्यादा रंगीन हो जाएगा। हालांकि कल दिवाली है, हम खाना पकाने और तैयारियों में उसकी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। तू सचमुच लक्ष्मी की बड़ी दीदी जैसी है। तू हमेशा उसके बारे में सोचती है, शिवा ने मजाक किया। अंजलि ने सिर हिलाया। तू समझ नहीं रहा, लक्ष्मी मेरी नानी की याद है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी, तब वह छोटी सी चोटी वाली लड़की थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मेरे लिए वह एक छोटी बहन है जिसे मैंने बड़ा होते देखा है। मेरे दिल में उसके लिए खास जगह है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। तुझे मुझे मनाने की क्या जरूरत? शिवा मुस्कुराया और कार स्टार्ट कर दी। अंजलि ने उसकी ओर आंखें तरेरी। उसने शिवा का कोट उतारा और उसे पीछे की सीट पर मुड़कर रख दिया। जब शिवा लक्ष्मी के किराए के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि लक्ष्मी एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स ऊपर ले जा रही थी। लक्ष्मी ने हल्के नारंगी रंग का कोट पहना था, जो थोड़ा पुराना लग रहा था। उसके बाल साधारण पोनीटेल में बंधे थे और उसके सुंदर चेहरे पर कुछ काले भूरे दाग थे, जो अभी भी थोड़े बचकाने लग रहे थे। ठंडा दिन होने के बावजूद उसके बालों में पसीना था। बेटी, ये क्या उठा रही है? शिवा कार से उतरा और लक्ष्मी के पास गया। उसने उसके हाथों से कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया। लक्ष्मी को लगा कि कोई उसका सामान छीन रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि ये शिवा है, तो उसने राहत की सांस ली। चमकती मुस्कान के साथ उसने कहा, शिवा भैया, तू यहाँ कैसे? ये कुछ भी नहीं, बस कुछ पुरानी पढ़ाई की किताबें हैं। शिवा ने एक नज़र डाली। कार्डबोर्ड बॉक्स में कुछ विज्ञान और अंग्रेजी की किताबें थीं। ये सस्ती किताबें थीं, जो शायद लक्ष्मी ने कहीं से खरीदी होंगी। वह मुस्कुराया। भले ही तू मेहनत करना चाहती हो, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। दिवाली का समय है। लक्ष्मी का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, अभी तो दिवाली है। मैं कुछ किताबें पढ़ूंगी और थोड़ा काम करूंगी। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर तू ऐसा कहेगी, तो तेरी दीदी अंजलि उदास हो जाएगी। उसे खास तौर पर तेरी याद आई थी। वह तुझे दिवाली की पूर्व संध्या के खाने के लिए लेने मेरे साथ आई है। शिवा ने कार की ओर इशारा किया। लक्ष्मी को थोड़ी खुशी हुई। उसने अंजलि को देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह कार से बाहर निकली। लक्ष्मी ने अपना निचला होंठ काटा और कुछ बोल नहीं पाई। चलें, आज रात कृष्णा विहार पर रुक। हम दिवाली साथ मनाएंगे। ये तुझ अकेली लड़की के लिए इससे बेहतर है, शिवा ने कहा। मेरे सामने बहादुर बनने की कोशिश मत कर। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। इस वाक्य ने लक्ष्मी के इनकार को दबा दिया। लक्ष्मी जानती थी कि अगर उसने फिर मना किया, तो वह उन दोनों को निराश कर देगी, जो उसकी परवाह करते हैं। उसने सिर हिलाया। मैं किताबें नीचे रख दूंगी और आ जाऊंगी। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद शिवा घर चला गया, लेकिन जब वह निकला था, तब की तुलना में कार में दो और औरतें थीं। जब वे कार से उतरे, तो अंजलि शिवा का कोट लेना नहीं भूली और फिर कृष्णा विहार में दाखिल हुई। लिविंग रूम में सरिता जिंदल, दाइमा और अनन्या एक साथ मूंगफली छील रहे थे। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। जब उन्होंने शिवा को अंजलि के साथ वापस आते देखा और अचानक एक छोटी लड़की को देखा, जिसे वे नहीं जानते थे, तो वे उत्सुक हो गए। लक्ष्मी ने सबसे पहले सरिता जिंदल को देखा। वह इतने सालों से अनाथालय में थी। ये कहा जा सकता है कि वह हर दिन सरिता जिंदल की तस्वीर देखती थी। वह दंग रह गई।
अंजलि ने बताया, आंटी सरिता शिवा की माँ हैं। अब वे यहीं रहती हैं। अरे, लक्ष्मी ने कहा, श्रीमती जिंदल, वो शिवा भैया की माँ हैं। लक्ष्मी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा संयोग होगा। शिवा, अंजलि, ये छोटी लड़की बहुत नाजुक लग रही है। ये किसकी बेटी है? सरिता जिंदल ने देखा कि लक्ष्मी उसे सदमे में देख रही है, तो वह मुस्कुराते हुए पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। शिवा ने अंजलि की ओर देखा, वह अंजलि को समझाने देगा। अंजलि ने लक्ष्मी की कहानी संक्षेप में बताई। तब सरिता जिंदल को एहसास हुआ कि लक्ष्मी उनके अनाथालय में रहती थी, लेकिन उन्होंने इतने सारे अनाथ देखे थे कि उन्हें याद नहीं था कि कौन कौन है। चूंकि इतना संयोग हुआ है, तो तुम हमारे घर में रह सकती हो। ये सिर्फ दिवाली के लिए नहीं। क्या तुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं करनी? अगर तू छोटी सी दुकान चलाते हुए पढ़ाई करेगी तो अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी? अगले 6 महीने तू कृष्णा विहार में क्यों नहीं रहती? अंजलि और शिवा तुझे छोटी बहन की तरह मानते हैं। तुझे इतना संकोच करने की जरूरत नहीं। सरिता जिंदल की अनाथ बच्चों के प्रति दया फिर उमड़ पड़ी। लक्ष्मी के कठिन अतीत को सुनकर वह ऐसा कहने से खुद को रोक नहीं पाई। अंजलि हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरिता जिंदल ऐसा सुझाव देंगी। अरे, ठीक है। सरिता जिंदल को एहसास हुआ कि उन्होंने अंजलि की राय को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार ये उसका घर था। अंजलि, मैंने बस सुझाव दिया। अगर तुझे असुविधा हो तो कोई बात नहीं। बेशक अंजलि को असुविधा नहीं थी, बल्कि उसे पछतावा हुआ कि उसने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। उसने सिर हिलाया और बोली, नहीं, ठीक है, मुझे लगता है ये और भी बेहतर है। लक्ष्मी ने जल्दी से सिर हिलाया, ये ठीक नहीं। मुझे पहले ही बहुत मदद मिल चुकी है। मैं अब भी दीदी अंजलि के घर कैसे रह सकती हूँ? ये सही नहीं। शिवा ने लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरा। अगर मैं कहता हूँ रुक तो रुक। तू चाहे भी तो वापस नहीं जा सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि घर में और लोग आ गए हैं। अनन्या यहाँ है, उसकी माँ यहाँ है, और अब लक्ष्मी, जो उसकी बहन जैसी है, भी यहाँ है। दुर्भाग्य से वह इकलौता मर्द अभी भी महिला छात्रावास में रह रहा था। बस छात्रावास का आकार बढ़ रहा था। औरतों के मनाने पर लक्ष्मी के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि अगर वह यहाँ रहना चाहती थी तो उसे अपने छोटे किराए के अपार्टमेंट से कुछ जरूरी सामान और किताबें लानी थी। स्वाभाविक रूप से ये काम शिवा ने संभाल लिया। जब शिवा सोफे पर बैठकर टीवी देखने वाला था, अंजलि चिल्लाई, तेरा कोट कहाँ है? तब शिवा को याद आया कि उसने कोट उतारकर औरत को पहना दिया था। उसने बेफिक्री से कहा, उसे फेंक दे। अंजलि थोड़ी नाराज हुई। उसने शिवा के लिए वो कोट खरीदा था। उसे इतनी आसानी से फेंकना अच्छा नहीं लगा। ले, अंजलि ने कोट शिवा की ओर फेंका। फेंकने की प्रक्रिया में जेब से कुछ चमकदार पारदर्शी चीजें निकलीं और टिंक की आवाज के साथ जमीन पर गिरी। सब लोग हैरान रह गए। ये एक अर्धचंद्राकार हार था। अनन्या पास खड़ी थी। उसने झुककर उसे उठाया। उसे देखकर वह आश्चर्य से बोली, कितना सुंदर हार है। क्या ये सोने का बना है? अंजलि ने भी अर्धचंद्राकार हार पर गौर किया। ये अर्धचंद्राकार डिजाइन बहुत खूबसूरती से बना था। ये साधारण लग रहा था, लेकिन इसकी रेखाएं बहुत नरम थीं। ये वाकई उच्च गुणवत्ता का हार था। सोने की सामग्री भी बहुत शुद्ध थी। उसे याद आया कि शिवा ने इसे अपनी जेब में रखा था। ये ऐसी चीज नहीं हो सकती जो उसने खुद पहनी हो। क्या ये किसी औरत के लिए तोहफा था? क्या ये उसके लिए था? अंजलि शर्मा गई, लेकिन फिर उसे लगा कि ये सही नहीं। उसका तोहफा तो जलेबी गुड़िया थी न। अंजलि शिवा को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। शिवा ने कहा, अरे, ये तो लक्ष्मी ने मुझे दिया था। मैं इसे अपने साथ रखे घूम रहा था। अच्छा हुआ टूटा नहीं। ये देखकर कि शिवा इसे अपने साथ रखे हुए था, लक्ष्मी खुशी से मुस्कुराई। सोने का हार जो लक्ष्मी ने शिवा को दिया था। लक्ष्मी ने इतना मुश्किल जीवन जिया, फिर भी उसने शिवा को सोने का हार दिया। बाकी औरतों ने इस स्थिति को ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने बस यही समझा कि लक्ष्मी और शिवा के बीच अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अंजलि ने शिवा को कई औरतों के साथ छेड़छाड़ करते देखा था, और यहाँ तक कि एक मालकिन को भी वह अच्छे से जानती थी। आमतौर पर वह इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब लक्ष्मी, जिसे वह अपनी छोटी बहन मानती थी, जो सिर्फ 18 साल की थी, क्या ऐसा हो सकता कि उसका इस मर्द से कुछ लेना देना हो? अनजाने में अंजलि की आंखें ठंडी हो गईं, और उसने शिवा को जिस तरह देखा वो थोड़ा सख्त हो गया। शिवा को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। तब उसने देखा कि अंजलि उसे गुस्से और नाराजगी से घूर रही थी।
उसे अचानक समझ आ गया कि ये औरत क्या सोच रही थी, और वह कड़वी मुस्कान के बिना न रह सका। प्यारी अंजलि, ज्यादा मत सोच। ये एक स्मारिका है जो लक्ष्मी ने मुझे उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद में दी थी। ये वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। मेरे और लक्ष्मी के बीच सचमुच कुछ नहीं है। अंजलि चौंक गई, लेकिन फिर उसका चेहरा लाल हो गया। वह घबरा कर पलटी और ऊपर चली गई। बोली, तुझे जो कहना है उसकी परवाह कौन करता है। बाकी औरतें भी काफी शर्मिंदा थीं। तब उन्हें समझ आया कि इस जोड़े का मतलब क्या था। लक्ष्मी का चेहरा शर्म से भरा था और उसने शर्मिंदगी से शिवा को देखा। अनन्या और दाई माँ के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन सरिता जिंदल ने कुछ और सुना। शिवा ने कहा, सचमुच कुछ नहीं है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी के अलावा दूसरी औरतों के साथ कुछ था। हालांकि उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन खून पानी से गाढ़ा होता है। सरिता जिंदल ने जल्दी ही अपने बेटे के शब्दों में छिपा अर्थ पकड़ लिया। अंजलि और शिवा के बीच अजीब तनाव के बारे में सोचते हुए वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका बेटा भी औरतों का शौकीन हो। अगर ऐसा था तो अंजलि का शिवा के प्रति ठंडा रवैया और उसके साथ कमरा साझा करने से इनकार करने का एक और मतलब था। एपिसोड 402, छिपा सच। शिवा जिंदल को नहीं पता था कि उनकी मां को उनके शब्दों में हुई गलती का अंदाजा हो गया है। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो भी शिवा के पास कहने को कुछ नहीं था। कुछ गहरी जड़ें जमा चुकी आदतें किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकती। हालांकि सरिता जिंदल शिवा से इतना सीधा सवाल नहीं पूछेगी। न केवल ये अभद्र था, अगर उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया तो ये माँ बेटे के बीच के सामंजस्य को भी बिगाड़ सकता था। इसके अलावा शिवा शायद उनसे इस बारे में बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए रात के खाने के बाद जब शिवा लक्ष्मी को उसका सामान लाने के लिए घर ले गया तो सरिता जिंदल ने अंजलि रावत को अपने अध्ययन कक्ष में ले जाकर मामले की तहकीकात की। अंजलि, मुझे बता, तूने दोपहर में शिवा से जो कहा उसका क्या मतलब था। सरिता जिंदल ने चिंता से पूछा। जब सरिता जिंदल ने अंजलि को इतनी घबराहट में अध्ययन कक्ष में खींचा तो उसे लगा कि उसने फिर से अपनी सास को परेशान करने के लिए कुछ कर दिया। वह हैरान थी और अभी भी थोड़ी उलझन में थी जब उसने सरिता का सवाल सुना। आंटी सरिता, तेरा मतलब क्या है। मैंने क्या कहा। डरने की बात नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ कि जब तूने शिवा को लक्ष्मी का हार ले जाते देखा तो तूने ऐसा क्यों सोचा। और शिवा ने कहा कि उसके और लक्ष्मी के बीच सचमुच कुछ नहीं है, तो जाहिर है कि उसके शब्दों का कोई और मतलब था, सरिता जिंदल ने कहा। अंजलि के ठंडे चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरिता जिंदल इतनी छोटी बात में कुछ अजीब नोटिस करेगी, लेकिन उसके लिए जवाब देना मुश्किल था। अगर उसने सच बताया और शिवा का किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता था तो क्या शिवा सोचेगा कि वह इसके पीछे थी और सामने आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कहती तो सरिता जिंदल जाहिर तौर पर उस पर आसानी से यकीन नहीं करेगी। इसके अलावा वो फिर से अपने बड़ों से झूठ बोल रही होगी। वाकई ये कुछ भी नहीं है। अंजलि इससे बचना चाहती थी, लेकिन सरिता जिंदल को इतनी आसानी से कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। जब उन्होंने अंजलि की हिचक देखी तो उन्हें पहले से ही कुछ अंदाजा हो गया था। उन्होंने आह भरी और बोली, अंजलि, भले ही तू मुझे न बताए, मुझे पता है कि शिवा के बाहर दूसरी औरतें भी हैं। तुझे डर है कि शिवा को शक होगा कि तू उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही है, लेकिन तू मुझसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती है ना। अंजलि चुप रही। वह जानती थी कि वह उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं कहती हूँ, तुम बच्चे और मेरा बेटा, ये क्या हो रहा है। सरिता जिंदल ने भौहें सिकुड़ी। उनका मन चिंताओं से भरा था। तार्किक रूप से ऐसी बात सबसे बुरी है। जब तक एक मर्द बच्चे का पालन पोषण करता रहेगा, परिवार का अंत अच्छा नहीं होगा। तू अभी इतनी जवान है, लेकिन वो पहले से ही इतना चंचल है। कोई आश्चर्य नहीं कि तू उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। अंजलि ने सरिता जिंदल को देखा, जो चिंताओं से भरी थी, और थोड़ा उदास महसूस किया। पहले उसने शिवा को अपने पति के रूप में नहीं माना था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि उसके पास दूसरी औरतें थीं। उसने तो ये भी चाहा था कि वह हर दिन दूसरी औरतों के साथ रहे और उसे तंग न करे। लेकिन अब जब वह चाहती थी कि वह ये सब छोड़ दे तो उसे ये सब बेकार लगता था। उस वक्त वही थी जिसने उसे जो चाहे करने की छूट दी थी। अब वह उसे सब कुछ कैसे छोड़ने दे सकती थी। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं कि शिवा उसकी बात नहीं मानेगा और वो औरतें उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा राजपूत की बात करें। हालांकि उनके बीच अभी भी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब मर्दों की बात आती थी तो वह बहुत चुप रहती थी।
जाहिर है कि वह जाने नहीं देगी। सरिता जिंदल ने देर तक सोचा और चिंतित होकर पूछा, अंजलि, तू क्या करने वाली है? क्या तू तलाक चाहती है? तलाक? अंजलि ने कड़वी मुस्कान दी। उसके लिए ये 2 शब्द कहना मुश्किल था, इसलिए उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। अच्छा है कि मैं हर वक्त इन बातों के बारे में नहीं सोचती। जब मैं काम करती हूँ तो मैं इसे भूल जाती हूँ। सरिता जिंदल ने आह भरी। शिवा की माँ होने के नाते मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तू भी तो जानता है कि शिवा को मुझे स्वीकार करवाना मेरे लिए आसान नहीं था। अगर मैं उसका ज्यादा ख्याल रखूंगी तो वो जरूर मुझसे से दूर हो जाएगा। मैं अंजलि, मुझे उम्मीद है तू मुझे समझ सकती है। मुझे लगा कि तूने शिवा के साथ बुरा बर्ताव किया और उसे गलत समझा। लेकिन अब लगता है मैं गलत थी। मैं भी एक औरत हूँ और मैं तेरी भावनाओं को समझता हूँ। हालांकि जनरल विक्रांत जिंदल सत्ता के नशे में अंधे हो गए थे, फिर भी मेरे प्रति वफादार रहे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर मेरे पति ने दूसरी औरत रख ली होती तो मेरे लिए कितना दर्दनाक होता। अंजलि, मैं तुझे भविष्य में शिवा के साथ कमरा साझा न करने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये वाकई शिवा की गलती है। भले ही मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपने बेटे का किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। अंजलि थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस घटना के बाद वह अपनी सास का समर्थन हासिल कर लेगी। अंजलि के लिए ये एक दिलचस्प बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मनोवैज्ञानिक जंग में एक छोटी जीत हासिल की हो। सरिता जिंदल ने अचानक पूछा, अंजलि, मुझे ईमानदारी से बता, शिवा का किस औरत के साथ रिश्ता है? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ। जब घर में तेरी जैसी खूबसूरत बीवी है तो वो दूसरी औरतों के साथ कैसे परेशान हो सकता है? अंजलि ने अपने पतले होंठों को काटा और बोली, वास्तव में 1 से ज्यादा हैं। क्या? सरिता जिंदल का जबड़ा खुला रह गया। उन्हें अपने शिष्टाचार की परवाह नहीं थी, जैसे उन्होंने कोई चौंकाने वाली खबर सुनी हो। अंजलि ने मुंह बनाते हुए ईमानदारी से कहा, मैंने कम से कम 3 को देखा। उनमें से 2 मेरी कंपनी अनामिका से हैं और 1 मुझे नहीं पता, और भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले नहीं देखा। अंजलि स्वाभाविक रूप से मीरा राजपूत, माया सावंत और रोशनी का जिक्र कर रही थी, जिनसे वह मॉल में मिली थी। बाकी औरतों की बात करें तो उसने रिया, तानिया, कावेरी नायर और हर्षा देशमुख को भी देखा था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी। सरिता जिंदल के पास अब कहने को कुछ नहीं था। अंत में उन्हें समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। ये बच्चा, अगर मेरा बेटा न होता तो मैं इसे बेलन से मार देती। हाय, उसकी माँ होने के नाते मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। अंजलि, ये तुझ पर वाकई भारी है। अंजलि ने सिर नीचे करके मुस्कुराई। ऐसा था कि इस बातचीत के बाद सरिता जिंदल उनके पक्ष में हो गई थी। अगली बार ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जहां माँ और बेटा मिलकर उसे धमकाएं। अंजलि अभी भी थोड़ी थी। जहां तक शिवा के इतने सारे रिश्तों की बात थी, उसने अस्थायी तौर पर इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। अगला दिन दिवाली का था। परिवार में इकलौता मर्द होने के नाते शिवा के पास ज्यादा काम नहीं था। वह लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़ देख रहा था। बच्चों का एक झुंड रसोई में व्यस्त था, बातें कर रहा था और हंस रहा था। शिवा को लगा कि ये जिंदगी बहुत आरामदायक है। अचानक उसे लगा कि औरतों के छात्रावास में रहने में कोई बुराई नहीं। सुबह सुबह रोशनी ने फोन किया। बातचीत में उसने बताया कि वह और मीरा राजपूत एक साथ अपने गांव चली गई हैं। उसने ये भी शिकायत की कि शिवा ने उनकी मदद नहीं की। शिवा को पता था कि वह दिवाली के दौरान उनके साथ न जा पाने की शिकायत कर रही थी। रोशनी के पास बहुत सारे अधीनस्थ थे। उनमें से हर एक ताकतवर था जो एक घर को हिला सकता था। उसी समय नासिक में नायर परिवार के आंगन में जनरल विजय जिंदल, जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, दिवाली का मजा नहीं ले पा रहे थे। सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु आचार्य विमल को देखा। जब विजय ने पाया कि उनकी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं, तो वे बेहद खुश हुए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि शिवा जिंदल ने उन्हें बचाया था, तो उनका चेहरा तुरंत मायूस हो गया। जब उन्होंने सुना कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था, तो विजय गुस्से से जल उठे। शिवा वास्तव में उनका बड़ा भाई था, जिसे उन्होंने बचपन से नहीं देखा था। ये कैसा मजाक था। इसके अलावा शिवा ने उनकी मां को जिंदल खानदान से दूर ले गया था। विजय ने सोचा था कि जब वह जागेगा तो सबसे पहले वह सरिता जिंदल को देखेगा, जो उनकी परवाह करती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कहीं दिखाई नहीं देंगी। विजय के लिए ये बिजली गिरने जैसा था। जब जनरल विक्रांत जिंदल को खबर मिली कि विजय जाग गए हैं,
तो वे खुश थे, लेकिन आखिरी चुनावों के कारण उनके पास विजय से मिलने का वक्त नहीं था। अर्जुन जिंदल पहले से ही दिल्ली में थे। उनके लिए तुरबंद विजय से मिलने के लिए उड़ान भरना असंभव था। इसलिए नायर परिवार के आंगन में विजय और ज्यादा उत्तेजित हो गया था। मूल रूप से वह ईश्वर का पसंदीदा था। उसने उम्मीद नहीं थी कि पहली बार एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए हिमालय से नीचे उतरने पर वह शिवा से हार जाएगा। इसके अलावा शिवा अचानक जिंदल खान का सबसे बड़ा बेटा बन गया और उनकी मां को छाया लिया, जो पहले सिर्फ उनकी थी। विजय को और ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि उनकी जान और उनकी साधना को शिवा ने बचाया था। कमरे में हीटर बहुत तेज था और पूरा कमरा गर्म था। फिर भी विजय को लगा कि रजाई के नीचे उनके पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। आचार्य विमल बुद्धिमान और अनुभवी थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शिष्य अपने मन के राक्षसों से परेशान था, लेकिन उनके पास कोई अच्छा समाधान नहीं था। वह जानते थे कि ये चीजें घमंडी और अहंकारी विजय के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उनके लिए थोड़े समय में ठीक होना असंभव था, इसलिए वह केवल भाग्य पर छोड़ सकते थे और एक कदम आगे बढ़ा सकते थे। विजय की चोटें लगभग ठीक होने के बाद उन्होंने हिमालय संप्रदाय में लौटने की योजना बनाई। इस बार वह अपने गुरु भाई लिंगजुजी से मिलने के लिए पहाड़ से नीचे आए थे और पाया कि ऐसा क्षेत्र मौजूद है। वह एकांत में साधना करने और उस पर चढ़ने के लिए मेहनत करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में, जहां लोगों के दिल गर्म और ठंडे थे, शिवा की वापसी के बाद पहली दिवाली की पूर्व संध्या आखिरकार आ ही गई। बंद अध्याय एपिसोड 403 दिवाली की रात। जब रात हुई तो कृष्णा विहार में खाने की मेज पर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए। चूंकि सरिता जिंदल उत्तर भारत से थी और दाई माँ दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाती थी, इसलिए आज रात के पकवान विशेष रूप से शानदार थे। जलेबी, पनीर टिक्का और इडली सांभर का मिश्रण मेज पर चमक रहा था। क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने ज्यादा शराब नहीं पी थी, इसलिए खाने के बाद उन्होंने असली तलवारों और बंदूकों की जगह दिवाली की आतिशबाजी शुरू कर दी। शिवा भैया, चलो आतिशबाजी शुरू करते हैं। अनन्या ने अचानक दिवाली के पुनर्मिलन रात्रिभोज के दौरान उत्साह से अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। शिवा जिंदल, जो मक्खन चिकन की टांग चबा रहा था, ने अपना हाथ हिलाया और बुदबुदाया, अभी कितना वक्त हुआ है? पहले खाना तो खा लें। दिवाली की रात अभी बाकी है। बाद में आतिशबाजी करेंगे, लेकिन क्या हमें पार्टी के बाद टीवी पर दिवाली शो नहीं देखना चाहिए? लक्ष्मी अब उनसे घुल मिल गई थी और खाने की मेज पर बातचीत करने लगी। शिवा ने हंसते हुए कहा, जब बोरिंग प्रोग्राम शुरू होंगे तब हम आतिशबाजी देखेंगे। सरिता जिंदल और दाई माँ ने एक दूसरे को देखा और शिवा को मुस्कुराते हुए देखा, जो बच्चों के राजा की तरह व्यवहार कर रहा था। अंजलि रावत ने हमेशा की तरह चुपचाप खाना खाया। भले ही ये दिवाली की पूर्व संध्या थी, उसने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। वह बस समय समय पर लक्ष्मी के लिए कुछ खाना परोसती रही। लक्ष्मी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अंजलि का अपने पति और सास के लिए खाना परोसना समझ में आता था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा करना अजीब था। फिर भी लक्ष्मी को परिवार के प्यार का एहसास बहुत अच्छा लगा। रात्रिभोज खत्म होने से पहले टीवी पर दिवाली स्पेशल गाला शुरू हो गया। उद्घाटन नृत्य के बाद मेजबान एक एक करके दिखाई दिए। अनन्या को पहले कभी दिवाली गाला देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वह इसे गंभीरता से देख रही थी। उसने अचानक साइड स्टेज पर एक जाना पहचाना लोगो देखा, जहां 2 होस्ट बैठे थे। यह अनामिका इंटरनेशनल का लोगो था। दीदी, ये आपकी कंपनी का लोगो क्यों है? क्या अनामिका इस साल के दिवाली गाला को प्रायोजित कर रही है? अनन्या ने उत्साह से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया, हमने पिछले 2 सालों में कुछ प्रायोजन किया था, लेकिन इस साल हमने ज्यादा निवेश किया। ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। नई सामग्रियों से बने उत्पाद लॉन्च होने वाले हैं। हमें पूरे भारत में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की जरूरत है। जब अंजलि ने काम की बात की तो उसके ठंडे चेहरे पर गर्व और जुनून की चमक दिखाई दी। सभी को ये काफी प्रभावशाली लगा। सरिता जिंदल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहू एक मजबूत महिला है। ये कमाल की बात है। हाँ, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी को संभालना अद्भुत है। इसके बारे में सोचने मात्र से मेरा सिर दुखने लगता है, अनन्या ने ईमानदारी से कहा। अंजलि ने औपचारिकता नहीं दिखाई। वह इतने सालों से सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करने और अपनी दिवंगत नानी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मेहनत कर रही थी। इस साल मैं लगभग 10 और कारखाने और 2000 एकड़ औद्योगिक जमीन का अधिग्रहण करने जा रही हूँ। तब तक अनामिका का भारत में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा। मिस,
ये दिवाली है, ऐसी डरावनी बातें मत कहो। 2000 एकड़ और 10 से ज्यादा फैक्ट्रियां, ये डरावना है। दाई माँ ने अपनी छाती थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि 1 एकड़ जमीन भी काफी बड़ी है, लक्ष्मी ने बुदबुदाया। अंजलि को अचानक एहसास हुआ कि वह घर पर है, न कि कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने। वह शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। हर बार जब वह काम की बात करती तो वह खुद पर नियंत्रण खो देती। शिवा ने एक तरफ हंसते हुए कहा, दाई माँ जैसी गृहिणी के लिए ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि अंजलि आमतौर पर जो काम करती थी वह कितना जटिल था। शायद यही वजह थी कि अंजलि अपनी उम्र की दूसरी महिलाओं से इतनी अलग लगती थी। चुपके से शिवा ने अंजलि के कान में फुसफुसाया, किसी को बदला लेने के लिए आने और यह कहने की अनुमति मत देना कि तुमने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। अंजलि को पता था कि शिवा जया पाटिल के कपड़ा कारखाने की घटना का जिक्र कर रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे वही करना है जो मुझे करना है। मुझे विस्तार करने की जरूरत है और मुझे ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। मैं सिर्फ इसलिए रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे डर है कि कोई मुझसे बदला लेगा। ये सच है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि भविष्य में जब तुम कारखानों का निरीक्षण करने जाओगी तो मुझे, अपने पति को भी साथ ले जाना, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने उसकी ओर आंखें तरेरी, लेकिन उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। शायद ये किसी पर भरोसा करने की भावना थी। थोड़ी देर बाद दाई माँ रसोई से कुछ जलेबी की थालियां लेकर आईं। हालांकि कुछ जलेबियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं, फिर भी वे ताजी और स्वादिष्ट लग रही थीं। आओ आओ, जलेबी खाने का वक्त हो गया है। मिस यंग मास्टर, भविष्य में इतनी सारी जलेबियां मत खरीदो। अगर तुम इन्हें खत्म नहीं कर पाए तो ये बेकार चली जाएंगी, दाई माँ ने शिकायत की। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, दाई माँ, मैंने पहले ही कहा था कि हमने इन्हें नहीं खरीदा। शिवा ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और दुकान ने हमें ये दे दी। कौन सी प्रतियोगिता? उन्होंने उसे जलेबी क्यों दी? सरिता जिंदल ने उत्सुकता से पूछा। शिवा ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उन्हें जलेबी की दुकान के सामने खाने की प्रतियोगिता के बारे में बताया। जब सरिता जिंदल और बाकी महिलाओं ने सुना कि शिवा ने 88 जलेबियां खा लीं तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। भविष्य में ऐसा मत खाना। अगर तुझे पेट में दर्द हो गया तो क्या होगा? सरिता जिंदल ने दया से भरकर शिकायत की। शिवा ने यह नहीं बताया कि उसने अंजलि के लिए एक जलेबी गुड़िया जीतने के लिए ऐसा किया। उसने सहजता से कहा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अंजलि को ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि शिवा को पता था कि उसे जलेबी गुड़िया पसंद है। ये देखकर कि शिवा ने यह नहीं कहा, वह समझ गई कि वह नहीं चाहता था कि सरिता जिंदल उसे दोष दे। वह अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। रात्रिभोज के बाद शिवा ने अनन्या के निर्देशों का पालन किया और सभी आतिशबाजियां जला दी, जिससे दिवाली की पूर्व संध्या का उत्सव समाप्त हो गया। महिलाएं थक गई थीं। व्यस्त दिन के बाद उन्होंने मेज भर के व्यंजन बनाए। भले ही वे खुश थीं, फिर भी वे थकी हुई थीं। जब वे आराम करने के लिए ऊपर चली गईं, तो शिवा, जिसने दिवाली समारोह देखना खत्म कर लिया था, ने टेलीविजन बंद किया और दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, शिवा ने अपना फोन निकाला और अंजलि को एक संदेश भेजा। अंजलि अभी अभी नहाकर आई थी और एक पतले सफेद बाथरोब में बाथरूम से बाहर निकली थी। वह ये देखकर हैरान रह गई कि किसी ने उसे इतनी देर रात मैसेज भेजा था। जब उसने देखा कि यह शिवा की ओर से था, तो अंजलि और भी हैरान हो गई। आखिरकार शिवा ने उसे पहले कभी घर में मैसेज नहीं भेजा था और अब तो सोने का वक्त हो चुका था। छत पर आओ, शिवा ने केवल 4 शब्द भेजे। अंजलि ने भौहें सिकोड़ लीं। संदेश अभी अभी भेजा गया था, जिसका मतलब था कि शिवा ने उसे विला की छत पर बुलाया था। विला के पूर्वी हिस्से में एक खाली छत थी। आमतौर पर वहां सिर्फ कुछ फूल और पौधे ही होते थे, इसलिए वह अक्सर वहां नहीं जाती थी। जाऊं या नहीं? अंजलि ने अपने होंठ काटे। बिना एक पल सोचे वह बेडरूम में ड्रेसिंग रूम में चली गई, एक साधारण थर्मल स्वेटर पहना और एक हल्के भूरे रंग का शॉल ओढ़ लिया, ताकि वह बाहर की ठंडी हवा से बच सके। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह आदमी इतनी रात को क्या करने वाला था, फिर भी वह कोई मुश्किल काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अंजलि ने घबराते हुए सोचा, लेकिन वह खुद को कमरे से बाहर जाने से नहीं रोक पाई। वह दूसरों को परेशान किए बिना धीरे धीरे छत पर चली गई। जैसे ही वह छत पर पहुंची, रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। अंजलि ने अपनी शॉल को कस लिया और उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका सुंदर चेहरा विशेष रूप से प्यारा था, शांत रात में खिलने वाले चांदनी फूल की तरह,
सुंदर और क्षणभंगुर। अंजलि ने असमंजस में अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा। एक जानी पहचानी शख्सियत रेलिंग पर खड़ी थी, दूर तक देख रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। क्या बात है? अंजलि ने आगे बढ़कर स्पष्ट आवाज में पूछा। वह थोड़ी घबराई हुई थी। आखिरकार ये पहली बार था जब वे दोनों आधी रात को छत पर मिले थे। शिवा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आराम से कहा, देख, ये नासिक शहर है। आज रात की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार है। अंजलि रेलिंग के पास गई और ठंड से बचने के लिए अपने हाथों को रगड़ा। सच में? मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम हर दिन काम के बाद सो जाती हो। तुम्हारे पास इन बोरिंग चीजों को देखने का मूड और वक्त नहीं है। शिवा मुस्कुराया। अगर तुम्हें बोरिंग लगता है तो फिर तुम क्यों देख रहे हो? अंजलि ने भौहें सिकोड़ ली। ये देखना बोरिंग है, लेकिन जब कोई मेरे साथ हो तो यह मायने नहीं रखता कि मैं क्या देख रहा हूँ। शिवा ने मुड़कर अंजलि को रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। अंजलि थोड़ा घबरा गई। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। प्यारी, मुझे तुम्हें गले लगाने दे, ठीक है? अचानक शिवा ने कहा। अंजलि शर्मा गई और उसे घूरते हुए बोली, बोरिंग? अगर तुम यही बात करने वाले हो तो मैं वापस सोने जा रही हूँ। अगर तुम मुझे गले नहीं लगाने दोगी तो मैं तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाऊंगा, शिवा ने कहा। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो कूदो। तुम सिर्फ शरारती हरकतें करना जानते हो। मैं सचमुच कूदने जा रहा हूँ। शिवा गंभीर लग रहा था। अंजलि ने उसे नजरअंदाज किया और जाने के लिए मुड़ गई। अचानक उसने अपने पीछे कुछ आवाजें सुनी, फिर एक तेज आवाज आई, जैसे कोई अचानक गायब हो गया हो। वह सचमुच कूद गया। अंजलि का दिल धड़क उठा और वह जल्दी से पीछे मुड़ी। जैसी कि उम्मीद थी, शिवा कहीं नहीं दिख रहा था। शिवा! अंजलि का दिल बैठ गया और वह अनायास चिल्ला उठी। वह रेलिंग की ओर भागी और नीचे देखने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक आकृति अचानक ऊपर कूद गई। जब शिवा नीचे कूदा तो उसने एक हाथ से छत का किनारा पकड़ लिया। इस वक्त वह सिर्फ अपनी बांह की ताकत से खुद को ऊपर खींच रहा था। दूसरे लोग शायद अपने पूरे जीवन में ऐसा खतरनाक और मुश्किल कदम नहीं उठा सकते, लेकिन शिवा के लिए जमीन से तीसरी मंजिल तक कूदना पलक झपकते हो गया। अंजलि को डर की एक लहर महसूस हुई, फिर घबराहट की एक और लहर। उसकी नज़र धुंधली हो गई और शिवा पहले से ही उसके सामने सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा था, उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तुम? अंजलि इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी। वह उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह और कुछ न कह सकी, क्योंकि शिवा ने पहले ही अपने बड़े हाथ खोल दिए थे और उसके कोमल और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसे तेज और शक्तिशाली दिल की धड़कन महसूस हुई और उसके मुंह और नाक में एक जानी पहचानी खुशबू भर गई। वह अपने दिमाग को खाली होते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार उसे गले लगाया गया और उसे वापस आने के लिए चला गया। इस समय नासिक शहर की दिशा से एक गहरी और भारी डांग 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 ध्वनि आई। क्या ये शहर के मंदिर से घंटी की आवाज थी? क्या आधी रात हो चुकी थी? अंजलि ने अपने कानों में सिर्फ शिवा के शब्द सुने और उसकी गर्म सांसों ने उसे शर्मा दिया। प्यारी, मेरी अंजलि, क्या तुमने सुना? यह इस साल के अंत की आवाज है। हम एक दूसरे को जानते हैं, झगड़ते हैं, शादी करते हैं, ठंडी जंग, दर्द, खुशी, मिठास। कोई बात नहीं, ये साल खत्म हो गया है। अंजलि चुप रही। उसे अचानक समझ आ गया कि शिवा ने उसे ऊपर क्यों बुलाया था। वह अपने हाथों को आगे बढ़ाने और उसी समय शिवा की कमर को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। भले ही उसने उसे हल्के से गले लगाया, फिर भी उसने उसे गले लगाया। मैं नया साल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अभी, और भविष्य में हर साल ऐसा ही होगा। आखिर में उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी, क्योंकि विला क्षेत्र के कई परिवारों ने इस समय आखिरी आतिशबाजियां जलाई थीं। आकाश में शानदार आतिशबाजियों की धूम मची थी। उनकी गगनभेदी आवाज बादलों में गूंज रही थी। रंग बिरंगी चमक उनके बीच के शांत और गर्मजोशी भरे पल को रोशन कर रही थी। एपिसोड 404, नया साल, नई शुरुआत। दिवाली की पूर्व संध्या के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का समय था, लेकिन क्योंकि अंजलि रावत के ज्यादातर रिश्तेदार विदेश चले गए थे और कुछ को इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए वे हर साल इस कार्यक्रम को छोड़ देते थे। शिवा जिंदल के लिए यह और भी आसान था, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। सरिता जिंदल चाहती थी कि शिवा दिल्ली जाकर भारत जिंदल से मिले, लेकिन जब उन्होंने भारत को उनकी राय पूछने के लिए फोन किया तो भारत ने मना कर दिया। कारण साफ था, सरिता और शिवा को एक साथ रहने देना पहले से ही जनरल विक्रांत जिंदल की आखिरी स्थिति को चुनौती दे रहा था।
अगर वे दोनों दिल्ली में जिंदल परिवार के पास वापस जाते तो दिवाली की रात बाहरी लोगों द्वारा देखे जाने पर बहुत हंगामा मच जाता। हालांकि भारत ने शिवा को अपने पोते के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन वह अपने बेटे विक्रांत का दिल नहीं दुखा सकते थे। विक्रांत अपनी पदोन्नति के लिए दृढ़ था और एक पिता के रूप में वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह अभी भी अनिश्चित था कि शिवा इसके लिए तैयार है या नहीं, और अगर उनका रिश्ता फिर से तनावपूर्ण हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। शिवा को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सिर्फ अनन्या और लक्ष्मी से पूछा कि क्या उन्हें रिश्तेदारों से मिलने जाना है, लेकिन दोनों ने सिर हिला दिया। अनन्या ने यहाँ आने के लिए सुमन मिश्रा के निर्देशों का पालन किया था। सुमन के निर्देशों के बिना उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है। लक्ष्मी अकेली थी, उसकी माँ के रिश्तेदार नेपाल में थे और जब उसकी माँ उसके पिता के साथ भाग गई थी तो उनका संपर्क टूट गया था। उसके पिता के सभी रिश्तेदार मर चुके थे और कुछ दूर के रिश्तेदार तो जिक्र करने लायक भी नहीं थे। इसलिए परिवार को किसी रिश्तेदार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वे सीधे अपने सामान्य काम, जीवन और पढ़ाई पर लौट गए। नए साल के पहले दिन अनन्या हमेशा की तरह अंजलि के साथ काम करने चली गई, जबकि शिवा धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चला और वे अनामिका एंटरटेनमेंट पहुंचे। हालांकि अभी भी दिवाली का माहौल था, मुख्य विभाग के कुछ कर्मचारियों को काम पर जाना था। फिर भी वे अपने काम की गति को धीमा कर सकते थे और देर से आने या जल्दी जाने वालों पर ध्यान नहीं देना पड़ता था। शिवा अपने कार्यालय में गया और धीरे से एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके डेस्क पर पहले से ही दस्तावेजों का एक मोटा ढेर रखा था। उनमें से ज्यादातर आगामी स्टार ऑफ अनामिका टैलेंट शो से संबंधित थे। यह अनामिका एंटरटेनमेंट की पहली बड़ी परियोजना थी। आयोजक और निवेशक के रूप में अनामिका एंटरटेनमेंट के उच्च अधिकारियों को मुख्यालय द्वारा मान्यता मिलने की संभावना इस बात पर निर्भर करती थी कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। शिवा को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने बेशर्मी से उस महिला क्रिस्टीना को आमंत्रित किया था। अगर अनामिका एंटरटेनमेंट लोकप्रिय न हो तो यह आश्चर्यजनक होगा। कुछ दस्तावेजों की सामग्री को सहजता से देखने के बाद शिवा को नहीं लगा कि कुछ भी सुधारने की जरूरत थी। अनुभव के मामले में विजय राणा और विनय शर्मा उससे कहीं ज्यादा जानकार थे। उसे हस्तक्षेप करने और विशेषज्ञों के सामने अपने थोड़े से कौशल का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। यह उनके वरिष्ठों के प्रति सम्मान का एक रूप था और इसका मतलब यह नहीं था कि उसे नई राय में भाग लेना था। अपना कंप्यूटर चालू करके शिवा ऑनलाइन गया और यश राणा से संपर्क किया, जो दिवाली के दौरान घर पर रिश्तेदारों का मनोरंजन कर रहा था। वह लड़का भी भाग गया और इंटरनेट सर्फ करने के लिए अपने कमरे में चला गया। संयोग से दोनों ने कुछ राउंड गेम खेले। जब लगभग 11 बजने वाले थे, किसी ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। ये देखते हुए कि समय हो गया था, शिवा ने यश से कहा कि वह ऑफलाइन जा रहा है और फिर दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति को अंदर आने दिया। अंदर आने वाला व्यक्ति विजय राणा था, जो प्रशासनिक कार्यों का प्रभारी था। हालांकि आज इस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उसने कुछ असामान्य देखा हो। वह आया और बोला, निदेशक जिंदल, जिस सचिव का आप साक्षात्कार लेना चाहते हैं वह पहले से ही बाहर इंतजार कर रही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप उसे अभी अंदर आने देंगे? सचिव, मैं साक्षात्कार लेना चाहता हूं। शिवा हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कब कहा कि मैं एक सचिव का साक्षात्कार लेना चाहता हूं? विजय राणा ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। निदेशक ने यह आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव संसाधन विभाग के लोगों ने कहा कि वह उन कुछ लोगों में से आखिरी थी जिन्हें आपने व्यक्तिगत रूप से चुना था। निदेशक महोदय, मैंने कब कहा कि मुझे सचिव चाहिए? मैं तो ये भी भूल गया कि मानव संसाधन विभाग कहाँ है। वे क्या बकवास कर रहे हैं? शिवा ने भौहें सिकुड़ते हुए महसूस किया कि यह मामला बहुत अजीब था। कोई बात नहीं निदेशक महोदय, मेरा सुझाव है कि आप उम्मीदवार से मिलें। वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विजय राणा ने अजीब तरीके से कहा। शिवा ने एक पल सोचा। उसे डर नहीं था कि यह कोई राक्षस है। ऐसा लग रहा था कि यह उसके पास आ रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया। उसे अंदर आने दो। विजय राणा ने राहत की सांस ली, जैसे उसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वह मुस्कुराया और साक्षात्कारकर्ता को कार्यालय में आमंत्रित करने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद हल्के गुलाबी रंग के बिजनेस सूट में एक खूबसूरत महिला दरवाजे के पीछे से अंदर आई। उसकी पतली और सुडौल टांगें काले रंग के जालीदार मोजों में लिपटी थीं, जिन पर बारीक नमूने थे। उसके उभरे हुए नितंब उसके कदमों की लय के साथ हिल रहे थे।
उसकी गोरी गर्दन के चारों ओर एक हल्के बैंगनी रंग का दुपट्टा लिपटा था, जिससे उसका नाजुक अंडाकार चेहरा विशेष रूप से उज्ज्वल और सुंदर लग रहा था। वह सर्दियों में गर्म सूरज की तरह थी। हिस, शिवा ने गहरी सांस ली। क्या ये वही मोहक महिला माया सावंत नहीं थी, जिसे उसने भारत लौटने के बाद से नहीं देखा था? माया ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर शिवा को मजाकिया अंदाज में आंख मारी। नमस्ते, निदेशक जिंदल, मैं नई सचिव हूँ, जो नौकरी के लिए आवेदन कर रही हूँ, माया सावंत। शिवा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। छोटी सी माया, तुम इस वक्त क्या कर रही हो? माया ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और कार्यालय में इधर उधर देखा। वह धीरे धीरे शिवा के पास चली गई। कुछ नहीं, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ। शिवा ने अपनी उंगली माया की ओर घुमाई और उसे पास आने का इशारा किया। माया हैरान थी। वह झुकी और अपना गोरा चेहरा शिवा के करीब ले गई। उसके गुलाबी होठों पर हल्की लिपस्टिक लगी थी, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। शिवा ने 2 उंगलियां फैलाकर माया की नाक को हल्का सा दबाया। उफ! माया को हल्का दर्द महसूस हुआ और वह पीछे हटते हुए भौहें सिकुड़ने लगी। उसने अपनी नाक रगड़ी और दुखी होकर कहा, तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? मेरी भी अपनी इज्जत है। तुम्हें मुझे डराने की इजाजत नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? शिवा ने उदास होकर कहा, अभी तुम्हारे पिता ने पहले ही गुप्ता परिवार की ज्यादातर संपत्ति हड़प ली है। पारिवारिक ताकत के मामले में राणा परिवार के अलावा तुम्हारा सावंत परिवार नासिक में सबसे मजबूत है। तुम सावंत परिवार की लाडली बेटी हो, मिस माया। आराम करने, स्पा में जाने, योग करने और महंगी शराब का स्वाद लेने के बजाय तुम यहाँ मेरी सचिव बनने आए हो। क्या तुम मुझे तूफान के मुंह में धकेलने की कोशिश नहीं कर रही? क्या तुम चाहती हो कि पूरा नासिक जान जाए कि मैंने तुम जैसी शरारती महिला के साथ संबंध बनाए हैं? ये सुनना वाकई बुरा लगता है। तुम हमेशा शरारती महिला, बिस्तर पर की बात करते हो, माया ने नाराजगी से कहा। उसका चेहरा लाल था, लेकिन उसमें गर्व की झलक थी। क्या हुआ? अब तुम में हिम्मत नहीं रही? या तुम्हें डर है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज हो जाएगी? शिवा ने 2 बार खांसा। बात को मत घुमाओ, मुझे सच बता, तुम यहाँ क्यों आए हो? माया ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैं न खा पा रही हूँ, न सो पा रही हूँ। मैं सचमुच बेकार की तरह जी रही हूँ। पहले मेरे पास नौकरी थी, लेकिन अब जब तुमने सब कुछ ले लिया है, मैंने तुम्हें सब दे दिया है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। इसलिए मैं अब फ्लाइट अटेंडेंट नहीं रह सकती। जाहिर है, मुझे कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन मैं घर की उन बातों में नहीं पड़ना चाहती। जब मैं अपने पिता को देखती हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है। उनके नीचे के लोग सिर्फ उनकी चापलूसी करते हैं। मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तो तुम किसी दूसरी कंपनी में जा सकती थी, मेरे पास क्यों आए? शिवा ने कहा। माया ने अजीब तरह से मुस्कुराया। प्रिय, क्या तुम्हें नहीं पता कि कितने पुरुष मेरी जैसी अमीर महिला के साथ संबंध बनाना चाहते हैं? शिवा ने अपना मुंह खोला और आखिरकार समझ में आया। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने मेरी कंपनी के कार्मिक विभाग को फोन किया और उन्हें मेरे लिए सचिव के रूप में तुम्हारा आवेदन करने को कहा? हाँ, थोड़ा औपचारिक होना बेहतर है। बेशक, मैं वास्तव में तुमसे ज़्यादा बार मिलना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी सचिव बनूं और तुम्हें डर है कि तुम्हारी पत्नी नाराज हो जाएगी, तो तुम मेरे लिए कोई और नौकरी का इंतजाम कर सकते हो। फर्श साफ करना, शौचालय साफ करना, खिड़कियां पोंछना, मैं सब कर सकती हूँ। शिवा ने माया के नाराज चेहरे को देखा। वह जानता था कि वह दिखावा कर रही थी, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर सका। वह उसे पिंजरे में बंद पक्षी की तरह नहीं रख सकता था। जब से माया ने घर छोड़कर फ्लाइट अटेंडेंट बनने का फैसला किया था, तब से यह साफ था कि उसे आज़ादी पसंद है। उसे नासिक में आज्ञाकारी रूप से रहने देना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा त्याग था। वह उसे अपने घर में रखैल की तरह रखने से वंचित नहीं कर सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद उसे कोई कारण नहीं दिखा कि वह माया को अपने साथ काम करने से मना कर दे। आखिरकार वह वही था जिसने इस महिला को अपने हाथों में लिया था। क्या तुम सचमुच सचिव बन सकती हो? क्या तुमने पहले ऐसा किया है? शिवा ने एक पल सोचा और संदेह से पूछा। माया ने गंभीरता से सिर हिलाया और थोड़े गर्व के साथ कहा, मुझे कम मत आंकना। भले ही मेरे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री नहीं है, मैं भी मेहनती हूँ। मैंने पहले सावंत परिवार के कई व्यवसायों में हाथ आजमाया है, हालांकि मुझे औपचारिक नौकरी नहीं मिली थी।
लेकिन सचिव होना तो सिर्फ एक सहायक काम है। मैंने तुमसे सीईओ बनने को नहीं कहा था, शिवा ने कहा। माया ने चालाकी से मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठी। मेरे प्यारे बॉस, क्या तुम ये कहावत नहीं जानते? क्या? शिवा हैरान था। जब बॉस को कुछ काम करना होता है तो सचिव उसे कर देता है। कोई बात नहीं, सिर्फ एक सचिव। शिवा के गले में कुछ अटका और फिर उसने वाक्य का दूसरा हिस्सा बोला। फिर वह मुस्कुराया और माया की ऑफिस गर्ल पोशाक को ऊपर से नीचे तक देखा। करीब से देखने पर यह वास्तव में मोहक और बुद्धिमान आकर्षण का मिश्रण था। सचिव माया, मुझे लगता है कि तुमने जो कहा वह बहुत ठीक है। ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य का सहयोग बहुत सुखद होगा। निदेशक, तो क्या मैं पहले ही साक्षात्कार पास कर चुकी हूँ? माया ने हंसते हुए पूछा। माया, अभी एक आखिरी मूल्यांकन बाकी है, शिवा ने गंभीरता से कहा। माया ने अपनी आंखें झपकाईं। क्या? सच्चा ज्ञान अभ्यास से आता है। सचिव माया, चलो पहले भविष्य के काम का अनुकरण करते हैं। जैसा कि शिवा ने कहा, वह आगे बढ़ा और सीधे माया के नर्म शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया। माया ने एक नाजुक चीख निकाली। उसका सुगंधित शरीर शिवा की गोद में गिर गया। उसके उभरे हुए वक्ष को तुरंत एक बड़े हाथ ने ढक लिया, जिससे माया के गालों पर नरमी छा गई, कोमल और आकर्षक। तुम इतनी जल्दी ऑफिस में खेल शुरू कर देना चाहते हो? निदेशक वाकई बेसब्र है, माया ने बड़बड़ाते और हौंफते हुए कहा, लेकिन वह थोड़ी उत्तेजित थी। उसने अपने प्रिय को लंबे समय से नहीं देखा था और रात में सपनों में मुंबई की उन कुछ रातों को याद करके माया को हमेशा लगता था कि उसका निचला हिस्सा नम हो गया है। शिवा ने एक हाथ से माया के सुगंधित कंधे को गले लगाया और दूसरे से उसके उभरे हुए वक्ष के साथ खेला। संतुष्ट होकर उसने कहा, बेशक, अगर माल मेरे दरवाजे पर पहुंचाया जाता है तो मैं नखरे नहीं दिखाऊंगा। चूंकि हमारा काम शुरू हो गया है, अगर हमें भूख लगी तो हम दोपहर के भोजन के लिए जाएंगे। माया ने अचानक दोनों हाथों से शिवा की गर्दन पकड़ ली, सिर उठाया और शिवा के गाल पर चूमा। तो क्या मैं तुम्हें पति कहूं या बॉस? माया, मुझे बॉस कहो, ये ज्यादा रोमांटिक है। मैं तुम्हें सचिव माया कहूंगा, शिवा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। माया ने उसकी ओर आंखें तरेरी, लेकिन उसने अपने निचले होंठ को काट लिया और शर्म से सिर हिलाया। जैसे ही शिवा ने माया को पलटा और उसे डेस्क पर दबाया और काम शुरू करने की तैयारी करने लगा, उसने अचानक कार्यालय के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी। बंद अध्याय, एपिसोड 405, अप्रत्याशित मुलाकात। दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक ने शिवा जिंदल के उग्र विचारों को ठंडा कर दिया। उसने उदास होकर माया सावंत के उछलते हुए नितंबों को हल्के से थपथपाया और माया से उसके बिखरे कपड़े और बाल ठीक करने को कहा। माया को भी समझ आ गया कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। अगर बाहर वाला व्यक्ति बिना दस्तक दिए सीधे अंदर आ जाता तो अभी खतरा हो सकता था। जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने के बाद माया शिवा के पीछे खड़ी हो गई। एक रईस परिवार की बेटी की तरह संयमित दिखते हुए वह अब पहले जैसी आकर्षक नहीं लग रही थी और बेहद गंभीर थी। तभी शिवा ने दरवाजे की ओर चिल्लाया, कृपया अंदर आएं। दरवाजा धीरे से खुला और एक व्यक्ति, जिसकी शिवा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अचानक कार्यालय में आया। हल्के भूरे रंग का शॉल, जिसे उसने सुबह देखा था, और नारंगी लाल रंग का स्वेटर पहने हुए, ये सर्दियों की नई शैली की पोशाक थी जो सक्षम और फैशनेबल आकर्षण से भरी थी। अंजलि रावत ने अपने बंधे हुए बालों को खोल लिया और आराम से एक छोटा सा सफेद पर्स लेकर शिवा के कार्यालय में चली गईं। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, उनकी ठंडी शरद ऋतु के पानी सी आंखें शिवा और माया के बीच कुछ बार आगे पीछे घूमी। फिर उनकी आंखों में और ठंडक छा गई। शिवा का दिल धड़कने लगा। क्या ये कोई रोलर कोस्टर था? अंजलि इस समय अचानक उसके कार्यालय में क्यों आई? वह पहले कभी यहाँ नहीं आई थी। माया ने तुरंत पहचान लिया कि अंजलि कौन थी। हालांकि अंजलि सार्वजनिक रूप से ज्यादा सामने नहीं आती थी, मगर सावंत परिवार की बेटी के रूप में माया ने अंजलि को कुछ बार स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन उन्हें अभिवादन करने का मौका नहीं मिला था। इस समय आमने सामने खड़े होने पर अंजलि ने सिर्फ माया को देखा, लेकिन माया ने ध्यान से अंजलि को सिर से पैर तक निहारा। वास्तव में उससे ज्यादा सुंदर होने के अलावा माया को लगा कि यह महिला ठंडी होने के साथ साथ घमंडी भी थी। बस एक नज़र से माया को एहसास हुआ कि अंजलि को उसकी कोई परवाह नहीं थी। यह उनका अभिमान था। ऐसा नहीं था कि वह दूसरों को नीची नज़र से देखती थी या उसे तुच्छ समझती थी। ये सिर्फ उनका स्वभाव था। शायद उनकी दुनिया में एक ऐसी औरत जिसे वे नहीं जानती, चाहे वह सुंदर हो या साधारण, उनके दिल में कोई हलचल नहीं पैदा कर सकती थी। सामान्य महिलाएं जब किसी को अपने से कम आकर्षक देखती हैं
तो उन्हें थोड़ा गर्व होता है। अपने से ज्यादा सुंदर किसी को देखकर उन्हें थोड़ी जलन होती है। लेकिन जब अंजलि ने उसे देखा तो तुलना का कोई भाव नहीं था। माया, जो साल भर दुनिया भर में उड़ान भरती थी, ने अनगिनत लोगों को देखा था। उसने जल्दी ही अपने पति की पत्नी के लिए दो संभावनाएं निकाली, या तो वह सरल थी और उनके पास इतने सांसारिक विचार नहीं थे, या फिर उनके विचारों का स्तर असाधारण ऊंचाई पर था। लेकिन माया ने यह नहीं सोचा था कि अंजलि, जो उनसे छोटी थी, कोई गहन दार्शनिक हो सकती थी। ये कहना कि वह सरल थी। अनामिका इंटरनेशनल की प्रतिष्ठित सीईओ, एक व्यापारिक साम्राज्य के शीर्ष पर बैठी महिला, वास्तव में एक सरल और मासूम छोटी लड़की थी। माया को ये सोचकर हंसी आई। बेशक, सरल का मतलब मूर्ख नहीं था। काम में ये योजनाओं और रणनीतियों पर निर्भर करता था। शुद्धता और मासूमियत सिर्फ इस महिला की भावनात्मक दुनिया को दर्शाती थी। माया का मानना था कि वह रिश्तों में कुछ चालें चल सकती थी। मुंबई की तरह वह हर रात शिवा के साथ खेलने की पूरी कोशिश करती थी जब तक वह थक न जाए। ऐसा इसलिए था ताकि शिवा उससे अलग होने में हिचकिचाए। यह इस बात की भरपाई थी कि उसने शिवा के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया था। लेकिन उनके सामने बैठी महिला, माया को लगता था कि शायद वह ये भी नहीं जानती थी कि नखरे कैसे किए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, वह वास्तव में नहीं जानती थी कि कैसे। ये कहना जरूरी था कि एक महिला का दूसरी महिला के बारे में आकलन बहुत सटीक था। अंजलि वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्तों में उतनी कुशल नहीं थी। अगर अंजलि शिवा के प्रति नखरे दिखाती और उसे कुछ भावनात्मक लाभ देती, तो शायद शिवा को दूसरी महिलाओं की परवाह करने का मूड न होता। उस समय की बात तो दूर जब वह उदास होकर एक बार में गया और माया से टकरा गया। दुर्भाग्य से चीजें हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। अंजलि की कमियों ने ही माया और शिवा के बीच इस रिश्ते को जन्म दिया। यहाँ तक कि प्रिया मल्होत्रा, रिया गुप्ता और अन्य महिलाओं ने भी इस कमी का फायदा उठाया। ओह अंजलि, तुम यहाँ क्यों आई? शिवा ने एक शांत मुस्कान लाने की कोशिश की और पूछा। जिस क्षण अंजलि ने शिवा और माया को एक साथ देखा, उन्हें कुछ महसूस हुआ। माया जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वह किस परिवार से थी। उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि शिवा के चेहरे पर एक होंठ का निशान था। उन्हें ये समझने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि कार्यालय में इन दो लोगों ने क्या किया था। क्या तुम्हारे दाहिने गाल पर मच्छर ने काटा था? अंजलि ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। सर्दियों में मच्छर नहीं होते। अंजलि, तुम सच में मजाक करना जानती हो। हाँ हाँ। जैसे ही शिवा ने हंसना खत्म किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि अंजलि किस बारे में बात कर रही थी। उसने अपने दाहिने गाल को छुआ, उसे रगड़ा और अपने हाथ को देखा। निश्चित रूप से यह थोड़ा लाल था। शिवा ने माया की ओर देखा, जो कुछ न जानने का नाटक कर रही थी। इस लिप ग्लॉस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ये कैसे फीका पड़ सकता था? वह कठोर मुस्कान के साथ बोला, मैं इसे समझा सकता हूँ। इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि इस महिला की पहचान क्या है। अंजलि ने सीधे माया पर निशाना साधा। पहली पत्नी के दबाव का सामना करते हुए माया की छोटी प्रेमिका की दुनिया केवल टूट सकती थी। उसने स्पष्ट आवाज में कहा, नमस्ते मिस रावत, मैं आज निदेशक की नई सचिव हूँ। मेरा नाम माया सावंत है। अंजलि की आंखों में एक विचार कौंधा। फिर उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ सोचा हो और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, सावंत परिवार की बेटी। मुझे नहीं पता कि मिस रावत किस सावंत परिवार की बात कर रही हैं, लेकिन सूरज सावंत वास्तव में मेरे पिता हैं। हालांकि मुझे इसे स्वीकार करना ज्यादा पसंद नहीं है, माया ने मुंह बनाते हुए कहा। अंजलि को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ बेहद हास्यास्पद देखा हो। उन्होंने निराशा से शिवा की ओर देखा, तो वह रहस्यमय व्यक्ति जिसके बारे में नासिक के बड़े लोग दिवाली से पहले बात कर रहे थे, जिसने गुप्ता परिवार की बहू को चुराया और सावंत परिवार को गुप्ता परिवार पर कब्जा करने में मदद की, क्या वह तुम थे? शिवा स्तब्ध रह गया। तो अंजलि को वास्तव में मुंबई की घटना के बारे में पता था। उसने सोचा और महसूस किया कि वह बहुत लापरवाह था। नासिक के उच्च वर्ग के लोगों को इतनी बड़ी घटना के बारे में कैसे नहीं पता होता। हालांकि अंजलि आमतौर पर भोज जैसे सामाजिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेती थी, उनके अधीनस्थ उन्हें ढेर सारी जानकारी देते थे। नासिक में दूसरे सबसे बड़े परिवार के रूप में गुप्ता परिवार को सावंत परिवार ने अपने अधीन कर लिया था। हालांकि सावंत परिवार की बेटी के किसी रहस्यमय व्यक्ति के साथ भाग जाने की कई अफवाहें थीं, सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी थी। शुरुआत में अंजलि ने सिर्फ इतना सोचा था कि यह घटना अजीब थी।
उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आज ही उन्हें एहसास हुआ कि वो सर्वशक्तिमान रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में उनका पति था, जो ठीक ठाक काम नहीं करता था। माया ने मुंह बनाया और फिर कुछ नहीं बोली। उसे एहसास हुआ कि यह घटना अंजलि को बहुत गुस्सा दिलाएगी। सोचिए, कौन सी पत्नी यह सुनेगी कि उसका पति किसी और की दुल्हन चुरा रहा है। शिवा चुप रहा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम वाकई कमाल हो। मुझे अभी पता चला कि तुम्हें निदेशक का पद देना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है। इतनी बड़ी काबिलियत के साथ तुमने गुप्ता परिवार को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हारी मदद से सावंत परिवार सीधे नासिक में दूसरा सबसे बड़ा परिवार बन गया। अंजलि की आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, शिवा जिंदल, मुझे लगता है मैं तुम्हें अनामिका का सीईओ भी बना दूं। मुझ पर एक एहसान करो और अनामिका को दुनिया का नंबर 1 बना दो। कैसे रहेगा? मिस सावंत वही दुल्हन है जिसे तुमने चुराया। सावंत परिवार को ऐसा व्यवहार मिल सकता है? वैसे भी हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, है न? शिवा ने देखा कि अंजलि कितनी शांत थी और उन्होंने ये शब्द मजाक की तरह कहे। उसे और भी ज्यादा अपराधबोध हुआ और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अंजलि, ऐसा मत कर। मुझे पता है कि मैंने ऐसा करके तुम्हें निराश किया है। तुम्हारे पास मुझे निराश करने के लिए क्या है? मैं तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? तुम बड़े आदमी हो, तुम बस इधर उधर खेल सकते हो और गुप्ता परिवार खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई महिला चाहिए तो तुम उसे सीधे चुरा सकते हो। और तुम उसे मुंबई से वापस नासिक ले आए। अंजलि ने लाल आंखों से कहा। देखो, तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी। नासमझ मत बनो, शिवा ने उदास होकर कहा। मैं नासमझ हूँ? तुम कह रहे हो कि मैं नासमझ हूँ? अंजलि ने अपनी नम आंखें चौड़ी कर ली और उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह 2 कदम पीछे हट गई, जैसे उन्हें यकीन ही न हो। तभी शिवा को एहसास हुआ कि उसने गलती से कुछ गलत कह दिया था। अपने शब्दों को बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, मैं नासमझ हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई थी और देखना चाहती थी कि अगले महीने की तुम्हारी कार्य योजना कैसी चल रही है। कौन जानता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी नई प्रेमिका को परेशान कर दूंगी। यह मेरी गलती है। मैं अब जा रही हूँ। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। मैं नासमझ नहीं हूँ। अंजलि की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। वह चुपचाप मुड़ी और दरवाजा खोलकर ऑफिस से बाहर चली गई। शिवा उन्हें पुकारना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अपने माथे पर थपकी दिए बिना नहीं रह सका और एक लंबी सांस छोड़ी। माया के चेहरे पर भी शिकायत थी। वह नहीं चाहती थी कि चीजें इस तरह बदल जाएं, लेकिन उसकी वजह से चीजें सुलझना और मुश्किल हो गया। मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि तुम दोनों का ऐसा हो। माया की आंखें लाल थीं और उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। शिवा ने आत्महीनता से हंसते हुए माया के सिर पर थपथपाया। बेवकूफ, इसका तुमसे क्या लेना देना? मेरा अपना प्रेम का कर्ज है, मैं खुद ही निपट लूंगा। कहने को कुछ नहीं। क्या तुम उनका पीछा करना चाहते हो? मैं एक औरत हूँ और मुझे पता है कि मिस रावत इस वक्त बहुत दुखी होंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, माया ने सहन न कर पाने की वजह से कहा। शिवा ने कड़वी सांस ली। तो क्या होगा अगर मैं उनके पीछे जाऊं? मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं और फिर कभी तुमसे संपर्क नहीं करूंगा, चाहे मैं इसे कैसे भी समझाऊं। नतीजा वही है। मैं सिर्फ खुद को बेकार होने का दोष दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी इस बुरी आदत को नहीं बदल सकता। माया ने मायूसी से सिर नीचे कर लिया। उसे भी एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं बदल सकती। उसके लिए शिवा को छोड़ना पूरी तरह असंभव था। अंजलि, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। मैं ही थी जो तुम दोनों के बीच आई थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए हार नहीं मानूंगी क्योंकि तुम दुखी हो। माया ने अपने दांत भींचे और दृढ़ता से सोचा। एपिसोड 406, नई जिम्मेदारियां और पुराने दुख। ठीक उसी तरह माया सावंत का अनामिका एंटरटेनमेंट का सचिव बनना अनुचित था। सौभाग्य से अनामिका एंटरटेनमेंट कोई छोटी कंपनी नहीं थी, इसलिए किसी ने निदेशक के पास एक अज्ञात सचिव होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि सचिव वाकई बहुत सुंदर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि निदेशक ने उसे चुना। भौतिकवादी इच्छाओं से भरे नासिक जैसे महानगर में ऐसी बात असामान्य नहीं थी और कोई भी इसे गपशप का विषय नहीं बनाता था। लेकिन वास्तव में माया ने शिवा जिंदल की बहुत मदद की थी। माया ने कहा था कि वह कई पारिवारिक व्यवसायों में शामिल रही है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। दरअसल माया के फ्लाइट अटेंडेंट बनने से पहले अनिल खान ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था। आखिरकार
वो उनकी इकलौती बेटी थी। नासिक में सावंत परिवार का व्यवसाय शीर्ष स्तर का नहीं था, लेकिन ये दूसरे स्तर के शीर्ष पर था। वरना लक्ष्य राठौड़ के नेतृत्व वाले गुप्ता परिवार ने राणा परिवार से मुकाबला करने के लिए सावंत परिवार को अपने साथ नहीं जोड़ा होता। माया के लिए अनामिका एंटरटेनमेंट, जो अभी शुरू हुआ था, उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी की गेंद की तरह था जिसे वह ढाल सकती थी। शिवा द्वारा उसे कुछ कार्य सौंपे जाने के बाद माया बेहद शांत और खुश थी। उसने कंपनी के भविष्य को आकार देने के लिए तरह तरह के रचनात्मक विचारों का इस्तेमाल किया। जब माया को पता चला कि अनामिका का पहला प्रोजेक्ट एक टैलेंट शो था, उसकी आंखें चमक उठी। आखिरकार वह एक युवा लड़की थी। उसे हमेशा से स्टेज, संगीत, भीड़ और फैशन जैसे शब्दों से प्यार था और वह इनसे मोहित थी। अब जब वह एक योजनाकार बन गई थी तो वह और भी उत्साहित थी। विजय राणा और विनय शर्मा साधारण कर्मचारी नहीं थे। उन्होंने अनामिका एंटरटेनमेंट में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही माया की पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। जब उन्हें पता चला कि माया सावंत परिवार की बेटी थी, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। गुप्ता परिवार को अपने अधीन करने के बाद सावंत परिवार वास्तव में नासिक में पिरामिड के शीर्ष पर पहुंच गया था। राणा परिवार को छोड़कर अन्य बड़े परिवार अब उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ऐसी अफवाहें भी थी कि सावंत परिवार का कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिससे सावंत परिवार कई लोगों की नज़र में एक रहस्यमय बड़ा परिवार बन गया। सावंत परिवार की बेटी होने के बावजूद माया को सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी। हालांकि जो लोग वास्तव में उसकी जांच करना चाहते थे, उनके पास उसके बारे में जानकारी थी। सावंत परिवार की प्रतिष्ठित बेटी ने वास्तव में खुद को निदेशक की सचिव बनने के लिए इतना नीचे गिरा लिया था। विजय राणा और विनय शर्मा के दिमाग में कई तरह के निष्कर्ष निकले। अंत में सिर्फ एक निष्कर्ष था, निदेशक शिवा जिंदल वास्तव में बहुत प्रभावशाली थे। शिवा को नहीं पता था कि उसने अपने 2 अधीनस्थों की नज़रों में और चमक बिखेर दी थी। इस समय वह अपने कार्यालय में बड़े चमड़े के सोफे पर बैठा था, आराम से माया द्वारा बनाई गई हरी चाय पी रहा था। उसके सामने लगे 42 इंच के एलईडी टीवी पर हाल की कुछ मनोरंजन खबरें चल रही थीं, ज्यादातर संगीतकारों से संबंधित। माया शिवा की मेज के पास बैठी थी और गंभीरता से विभिन्न सामग्री पढ़ रही थी। वे सभी सामग्री विनय शर्मा और विजय राणा द्वारा भेजी गई थी, जो आगामी ऑडिशन पंजीकरण और ऑडिशन इकाई की प्रक्रिया के बारे में थी। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद शिवा ने रिमोट कंट्रोल पर पॉज बटन दबाया और टीवी की तस्वीर एक तमिल गायिका पर रुक गई। शिवा ने माया को आवाज दी और कहा, छोटी माया, तुम इस दीदी के बारे में क्या सोचती हो? ऐसा लगता है कि वह कई सालों से लोकप्रिय है और वह किसी टैलेंट शो की गायिका भी लगती है। माया ने उसकी ओर देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, वो स्पष्ट रूप से एक लड़की है, वह दीदी कैसे हो सकती है? ओह, मेरी जबान फिसल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर कोई उसे दीदी कहता है। मुझे लगा वह कोई बड़ी स्टार है, शिवा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। माया ने कुछ देर सोचा और कहा, हम एक जज चुनना चाहते हैं। हालांकि वह बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वह यहाँ हो तो मनोरंजन ज्यादा होगा, लेकिन वह पर्याप्त पेशेवर नहीं है। चलो किसी और को चुनते हैं। शिवा ने सिर हिलाया और महसूस किया कि यह समझ में आता है। अनामिका एंटरटेनमेंट हास्य कलाकारों को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, इसलिए लोकप्रियता के लिए अव्यावसायिक दिखने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने देखना जारी रखा। 2 घंटे तक देखने के बाद उन्होंने मोटे तौर पर निर्णायक मंडल के लिए 5 उम्मीदवारों का चयन किया। उन्होंने उन्हें विनय शर्मा को सौंपने की योजना बनाई ताकि वह उनसे अकेले में संपर्क कर सके। शिवा ने इन लोगों की सूची देखी और भौहें सिकोड़ लीं। इन सभी लोगों की पृष्ठभूमि असाधारण लगती है। अन्य टैलेंट शो में वे अकेले ही दिखाई देते हैं और काम संभालते हैं। अगर हम उन्हें एक साथ जज बनने के लिए कहें तो बहुत संभावना है कि यह बजट से ज्यादा हो जाएगा। माया गर्व से मुस्कुराए, बाजा, चिंता मत करो, वे निश्चित रूप से कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे जज बनने के लिए भी लड़ेंगे, भले ही उन्हें भुगतान न मिले। क्यों? शिवा ने पूछा, क्या तुम भूल गए कि हमारे फाइनल की जज कौन है? माया ने पलकें झपकाईं। शिवा ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है। क्रिस्टीना की प्रतिष्ठा के साथ वे शायद कुछ सुर्खियां पाने के लिए लड़ रहे होंगे। आखिरकार भारत के बड़े सितारों को भी उस लड़की के साथ एक ही मंच पर होने का मौका नहीं मिलता। माया की आंखें उत्साह से भर गईं। बाजा, तुम क्रिस्टीना को कैसे जानते हो? वह अब दुनिया की सबसे चर्चित महिला हैं। वह पहले की माइकल जैसी हैं। वह मेरे आदर्श हैं।
जब मैं फ्रांस में थी, वह पेरिस फैशन वीक में आई थी। मैंने एक दिन और रात इंतजार किया, लेकिन वह चली गई। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। जब वह आएगी, मैं उसे तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और मेरी माया को उसे गले लगाने और मनचाहा चूमने की इजाजत दूंगा, शिवा ने गंभीरता से कहा। माया ने हंसते हुए कहा, गले लगाना तो ठीक है, लेकिन चूमना ठीक नहीं। बाजा, क्या तुम्हें जलन नहीं होती? मुझे जलन क्यों होगी? उस महिला क्रिस्टीना को शर्मिंदगी में देखना मजेदार होगा, शिवा ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। माया ने पलकें झपकाईं। बाजा, नाराज मत हो, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगता है। तुम क्रिस्टीना के इतने करीब हो कि तुमने उसे भारत बुलाया। तुमने क्रिस्टीना जैसी खूबसूरत महिला के साथ कुछ क्यों नहीं किया? उल्टे, ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे कोई शिकायत है। शिवा ने आगे बढ़कर माया के गाल पर चुटकी काटी। तू अपने आदमी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? क्रिस्टीना खूबसूरत है, लेकिन मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तुझे खास वजह नहीं बता सकता। वैसे भी, इस बारे में बात मत कर। माया ने अपनी जीभ निकाली और चुप हो गई। शिवा ने दीवार पर टंगी रंगीन घड़ी देखी। दोपहर का भोजन हो चुका था। उसने माया से कहा, चल नीचे चलते हैं और अनन्या से मिलते हैं। उस लड़की से लंच के लिए हमारे साथ चलने को कहो। माया ने विनम्रता से सिर हिलाया और सामान पैक करने के लिए उठ खड़ी हुई। कंपनी में शामिल हुए उसे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। फरवरी का महीना खत्म होने वाला था और माया ने कंपनी के कुछ रोजमर्रा के कामों से खुद को परिचित कर लिया था। और माया शिवा के आसपास की स्थिति से भी परिचित होने की पूरी कोशिश कर रही थी। बेशक, इसमें शिवा के आसपास के लोग भी शामिल थे। पहले दिन अंजलि रावत से मिलने और उनके साथ खराब शुरुआत के अलावा, शिवा के आसपास के लोगों के साथ माया का रिश्ता अच्छा रहा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मीरा राजपूत और माया सावंत शिवा के कार्यालय में ऐसे आई जैसे उनका समय तय था। माया को जानने के बाद वे चुपके से एक दूसरे के साथ घुल मिल गईं। शिवा को नहीं पता था कि इन महिलाओं के बीच किस तरह का समझौता हुआ था, लेकिन जब तक अंजलि ने माया से मिलने के बाद कुछ दिन तक उसे नजरअंदाज नहीं किया, तब तक वह उन्हें एक दूसरे को जानने देना चाहता था। माया का सबसे अच्छा रिश्ता अनन्या से था। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वे दोनों एक ही कंपनी में थीं। अनन्या सबसे शांत और सबसे बच्ची सी थी। संयोग से, माया भी एक ऐसी बच्ची थी जो अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी। वह विद्रोही और नटखट विचारों से भरी थी, और वह कई जगहों पर गई थी और कई मजेदार चीजें देखी थी। हर बार जब माया और अनन्या एक साथ थी, तो बात करने के लिए अंतहीन चीजें होती थीं, जिससे अनन्या हमेशा उलझन में रहती थी, लेकिन उसकी आंखें लालसा से भरी होती थीं, जिससे माया को बेहद संतुष्टि महसूस होती थी। सप्ताह के दिनों में दोपहर के समय, शिवा दोनों लड़कियों को दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाता था। ऐसा नहीं था कि उसे कंपनी का खाना पसंद नहीं था, लेकिन अनामिका एंटरटेनमेंट के कर्मचारी दोपहर के भोजन के लिए मुख्यालय की कैंटीन में जाते थे, जिसका मतलब था कि वे सबसे अधिक संभावना अंजलि रावत से टकरा सकते थे। अगर वह पहले की तरह सिर्फ अनन्या को लाता, तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अब जब वह माया को लाया, तो यह अंजलि की सहनशक्ति को चुनौती देने के बराबर था। शिवा इतना बहादुर नहीं था। जब वे नीचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे, तो शिवा और माया ने कमरे में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने अनन्या को अपने पेशेवर गायन कौशल और संगीत ज्ञान का अभ्यास करते नहीं देखा। इसके बजाय वह चुपचाप एक कुर्सी पर सिर झुकाए और अपने हाथों को आपस में जोड़कर बैठी थी, जैसे कि वह कुछ सह रही हो। शिवा ने भौहें सिकोड़ ली और उसके पास जाकर पूछा, अनन्या, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? तार्किक रूप से अनन्या की आंतरिक ऊर्जा का आधार अच्छा था, इसलिए उसे कोई छोटी मोटी बीमारी या दर्द नहीं होना चाहिए था। अनन्या ने अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू की 2 धारियां थीं, और रोने से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। शिवा और माया दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अनन्या अचानक इस तरह क्यों रो पड़ी। भाई शिवा, अनन्या ने पूछा, मेरे दादाजी, क्या उनका निधन हो गया? शिवा स्तब्ध रह गया, जबकि माया भी हैरान थी। उसने आश्चर्य से शिवा की ओर देखा। शिवा ने कुछ देर सोचा और माया को पहले जाने का इशारा किया। माया समझ गई कि शिवा अनन्या से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वह बाहर चली गई। ये बात तुम्हें किसने बताई? शिवा ने पूछा। अनन्या ने रोते हुए कहा, दादी अभी अभी दादाजी को यहाँ लेकर आई थी। दादी ने कहा, दादाजी को बुरे लोगों ने नुकसान पहुँचाया है। उन्हें स्थिति संभालने के लिए दिल्ली वापस जाना होगा। उन्होंने मुझे अस्थायी रूप से यहाँ रहने और आपकी बात सुनने के लिए कहा है। शिवा ने भौहें सिकोड़ लीं।
सुमन मिश्रा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मासूम अनन्या को पता चले कि उनके दादाजी जनरल दिलीप रावत ने ऐसा कुछ किया था। ये समझ में आने वाली बात थी। शिवा ने दिखावा किया कि उसे कुछ भी पता नहीं और उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दिया। ये सही है, तुम्हारे दादाजी चले गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा। यदि उन्हें तथाकथित ब्रह्मा संघ द्वारा ले जाया गया था तो यह मृत होने से अलग नहीं था। अनन्या ने फिर से खबर की पुष्टि की। वह अब अपने आंसू नहीं रोक सकी और वे उसके गालों पर लुढ़क गए। हालांकि उसने जनरल दिलीप रावत के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन मासूम अनन्या के लिए उसके दादाजी थे और उसका परिवार था। उसके लिए इस वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन था। एपिसोड 407 उदासी और गर्मजोशी का मिलन। फरवरी और मार्च नासिक में वसंत की शुरुआत से पहले ठंडे मौसम के महीने थे। हल्की ठंडी हवा अभी भी इस शहर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाल ही में अनन्या कुछ दिनों से उदास दिख रही थी, जिससे उसके आसपास के लोगों को लग रहा था कि सर्दी का मौसम अभी भी बाकी है। सरिता जिंदल और दाई माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा कि वह ठीक है, जिससे दोनों बुजुर्गों को लगा कि अनन्या के मन में कुछ है, इसलिए उनके लिए और पूछना उचित नहीं था। शिवा जिंदल ने ये देखा और माया सावंत से चर्चा की कि क्या अनन्या को आराम करने के लिए बाहर ले जाना बेहतर होगा। माया, जो अनन्या की अच्छी दोस्त बन गई थी, भी इस सुझाव से सहमत थी। अनन्या हर दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना गाते हुए और संगीत शिक्षकों से रचना सीखते हुए थक गई थी। यह कोई अच्छा विचार नहीं था। जहां तक जाने की बात थी, यह अभी भी एक समस्या थी। आखिरकार, भले ही वसंत नजदीक था, तापमान अभी भी काफी कम था। फरवरी के अंत में एक शुक्रवार की रात, शिवा समाचार देखने के बाद नहाने और सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शिवा को लगा कि यह सरिता जिंदल है, जो उसे कुछ जलेबी या मिठाई भेज रही है, जैसा कि वह पहले करती थी। शिवा ने चुपके से अपनी मां के इस प्यार को स्वीकार कर लिया था। यह अजीब लगता था, लेकिन स्वाभाविक भी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, तो उसने अंजलि रावत को एक जटिल भाव के साथ बाहर खड़ा पाया। वह थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ी शर्मीली और थोड़ी अनिच्छुक दिख रही थी। ये पहली बार था जब अंजलि ने कार्यालय में माया के साथ झगड़े के बाद शिवा से बात करने की पहल की। शिवा खुश था और उसे लगा कि वसंत दूर नहीं है। अंजलि ने लाल गोल गले वाला ऊनी स्वेटर और ग्रे पैटर्न वाली सर्दियों की सलवार कुर्ता पहन रखा था। उनकी खूबसूरत आंखें उन्हें और भी आकर्षक बना रही थीं, खासकर जब उन्होंने अपने पतले होठों को दबाया। वह वसंत में खिलते गुलाब की तरह लग रही थी, फूल से भी ज्यादा खूबसूरत। अंजलि, तुम आखिरकार मुझसे बात करने आई। क्या तुम्हें अपने पति की बाहों की याद आ रही है? क्या तुम इस सर्द रात में मुझे ढूंढ रही हो? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने अपने दांत पीस लिए और उसे घूरने लगी। वह शिवा के कमरे में चली गई, फिर पलटी और अपनी पीठ से एक बुना हुआ ग्रे शॉल निकाला। शॉल का डिजाइन बहुत सरल था, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता वाले कश्मीरी धागे से बना था। ये नर्म और गर्म था। मेरे लिए। शिवा दंग रह गया और अंजलि को आश्चर्य से देखने लगा। अंजलि, क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए शॉल कैसे बुनना है? अंजलि ने शर्मिंदगी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। माँ ने इसे बुना था, लेकिन उन्होंने कहा वह चाहती थी कि मैं इसे तुम्हें पहनाऊं। अंजलि की आवाज और नर्म हो गई। वह स्पष्ट रूप से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शिवा को अचानक एहसास हुआ कि उनकी माँ हमेशा उनके और उनकी पत्नी के रिश्ते को लेकर चिंतित रहती थी। उन्होंने इस युवा जोड़े के बीच तनाव को कम करने और उन्हें करीब लाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि, उसे उम्मीद नहीं थी कि सरिता जिंदल उसके लिए चुपके से शॉल बुनेंगी। भले ही शिवा को इसकी जरूरत नहीं थी और सर्दियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, फिर भी यह एक माँ की ओर से अपने बेटे के लिए एक औपचारिक उपहार था। शिवा सोचने लगा कि क्या उसे अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करना चाहिए। शॉल यहीं रख दो, मैं जा रही हूँ। अंजलि ने शॉल शिवा के बिस्तर पर रख दिया और जाने के लिए मुड़ गई। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि अगर वह शॉल शिवा को पहनाती तो कैसा लगेगा। इससे वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करती। रुको, शिवा ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अंजलि की कलाई पकड़ ली। तुमने अपनी सास के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की। तुम मुझे फिर से धमका रहे हो। अंजलि इतनी चिंतित थी कि उनका चेहरा लाल हो गया। ये तुम्हें कैसे धमका रहा है? एक पत्नी का अपने पति को शॉल पहनाना क्या बड़ी बात है? अगर तुम तैयार हो,
तो मैं तुम्हें हर दिन साड़ी पहनने में भी मदद कर सकता हूँ। शिवा हंसा। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इसे पहनने में मदद करो। अंजलि ने अपने पैर पटक दिए। ये देखकर कि वह शिवा से छूट नहीं सकती थी, उन्होंने शॉल उठाया और गुस्से में शिवा से कहा, अपना मूर्खतापूर्ण हाथ हटाओ। मैं इसे एक हाथ से कैसे पहनाऊंगी? शिवा मुस्कुराया। मूर्खों के हाथ नहीं होते, ये मूर्ख के पैर हैं। अंजलि ने उसे अनदेखा कर दिया। ये देखकर कि उसने उनका हाथ छोड़ दिया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और शिवा के चिढ़ाने वाले भाव को नहीं देखा। वह नाराज और शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सीधे शिवा की गर्दन के चारों ओर शॉल लपेट दिया। हालांकि जब अंजलि ने अपनी आंखें बंद की तो शिवा के लिए चीजें आसान हो गईं। उसने जल्दी से अंजलि के सुगंधित शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आह! अंजलि ने एक हल्की कराह निकाली। जिस क्षण उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली, शिवा ने उनके होठों को जोर से चूम लिया। उफ! अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी नम आंखें उत्साह, शर्म और उदासी से भरी थीं, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ थीं। उनका पूरा शरीर नर्म और कमजोर हो गया था, जैसे कि उनकी कोई हड्डी ही न हो। उन्होंने शिवा की जीभ को अपने मुंह में घुसने दिया। वह अनाड़ीपन से चकमा देती रहीं, लेकिन इसके बजाय शिवा का खिलौना बन गईं। शिवा को इसमें मजा आया। हर बार जब वह इस खूबसूरत महिला को गले लगाता था, तो उसे शारीरिक सुख के अलावा एक देवी को जीतने का आध्यात्मिक एहसास भी होता था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी महिला को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को गले लगा रहा हो। जब शिवा के हाथ ने धीरे धीरे अंजलि की छाती को सहलाने की कोशिश की, तो अंजलि आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने जल्दी से उनके होंठों को अलग किया और शिवा के शरारती हाथ को रोक दिया। शिवा को भी एहसास हुआ कि वह बहुत उत्साहित हो गया था। वह इतने लंबे समय से एक कमरा साझा करने के अपने सपने में असफल रहा था। जब वे अभी अभी सुलह कर रहे थे, तो वह इसे कैसे बिगाड़ सकता था? अंजलि की धुंधली आंखों को देखते हुए शिवा ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं छूऊंगा, मैं नहीं छूऊंगा, बस एक आलिंगन ही काफी है। अपने मूर्खतापूर्ण हाथों को हटाओ, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। शिवा ने कड़वी मुस्कान दी। उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज थी। चूंकि तुम इतने उत्साहित हो, अपनी छोटी सचिव को ढूंढो। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें कुछ रंग दिया है, तुम रंग की दुकान मत खोलो। अगर माँ ने मुझे आ जाने के लिए नहीं कहा होता, तो मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ परेशान नहीं होती, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। शिवा नाराज नहीं था। मुझे पता है, मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि तुम आई। आखिरकार ये सब मेरी गलती है। ये देखकर कि शिवा ने अपनी गलती इतनी आसानी से स्वीकार कर ली, अंजलि ने कुछ और नहीं कहा। लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह आदमी स्पष्ट रूप से अपनी गलती जानता है और नहीं बदलेगा। वह एक के बाद एक प्रेमिकाएं बनाकर थक चुका था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। पुरुष और अधिक अस्थिर होते जा रहे थे, लेकिन वह कीचड़ में और गहराई तक धंसती जा रही थी। जब उसने अभी उसे गले लगाया और चूमा, तो वास्तव में उनके मन में प्रतिरोध करने का विचार नहीं आया, बल्कि उन्होंने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने इन अंतरंग कार्यों को एक स्वाभाविक बात के रूप में स्वीकार कर लिया है? हर बार जब वह इन असहाय चीजों के बारे में सोचती थी, अंजलि इसके बारे में न सोचने की पूरी कोशिश करती थी। फिर उन्हें एक और बात याद आई जिसके बारे में वह बात करना चाहती थी। उन्होंने पूछा, अनन्या ने मुझे बताया कि वह व्यक्ति मर चुका है। क्या ये सच है? अंजलि की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने अपनी नज़र शिवा पर टिका दी। शिवा थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या अंजलि को जनरल दिलीप रावत के बारे में बताएगी, लेकिन फिर उसे राहत महसूस हुई। दोनों बहनों के बीच बाधा ये थी कि उनके दादाजी जनरल दिलीप रावत के बारे में उनकी राय अलग थी। अब जब दिलीप रावत चले गए थे, उनके पास टालने के लिए कुछ नहीं था। ये सच है, वह तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आएंगे, शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा। अंजलि की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह भी चले गए। शिवा ने कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि अंजलि के लिए दिलीप रावत एक योग्य बुजुर्ग नहीं थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे अंजलि नफरत करती थी। हालांकि लोगों की भावनाएं हमेशा विरोधाभासी होती थीं। आखिरकार अंजलि अनन्या नहीं थी। वह दिलीप रावत को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगी। एक तरह से उनकी मृत्यु अंजलि के लिए राहत की बात थी। तुम पहले से ही जानती थी कि अनन्या कौन है ना? शिवा ने पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। जब अर्जुन पिछली बार आया था, मैंने उसे अनन्या कहते सुना था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया, लेकिन अनन्या बस अनन्या है। मैं उनके कारण उसके साथ अलग व्यवहार नहीं करूंगी। वह एक अच्छी लड़की है और मुझे वह बहुत पसंद है।
तुम्हारी छोटी बहन हाल ही में उदास है। माया और मैं अनन्या को आराम करने के लिए बाहर ले जाने की सोच रहे हैं। चलो एक दिन बाहर जाकर कुछ मजा करते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए? शिवा ने एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा। अंजलि समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था। वह महिला अनन्या को तुम्हारे साथ बाहर क्यों ले जा रही है? ओह, उस स्थिति में मेरी प्यारी अंजलि, क्या तुम अनन्या को मेरे साथ बाहर ले जाने को तैयार हो? शिवा ने पूछा। अंजलि ने भौहें सिकोड़ ली। अनन्या मेरी बहन है, उसे कोई और क्यों बाहर ले जाए? मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवा ने अपना सिर थपथपाया। आया, मुझे क्या करना चाहिए? माया अनन्या की अच्छी दोस्त है। मैंने पहले ही अनन्या से इस बारे में बात कर ली है। मैं अनन्या से यह नहीं कह सकता कि माया और मैं नहीं जाएंगे और तुम्हारी बहन तुम्हें बाहर ले जाएगी, है न? अंजलि ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मैं अनन्या को अपने पंचगनी हिल स्टेशन रिट्रीट में ले जा रही हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें गाड़ी चलानी होगी। शिवा ने गंभीरता से कहा। अगर माया जाना चाहती है तो क्या मुझे उसे रोकना होगा? खैर अंजलि, मुझे यकीन है कि तुम उसे नहीं देखना चाहती। मैं उससे परेशान नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों की परवाह करूंगी? अंजलि ने व्यंग्य किया। शिवा मुस्कुराया। मुझे पता था, महान अंजलि रावत माया से कैसे डर सकती है। चलो चले और साथ में मजा करें। अंजलि को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सकती थी। अन्यथा ऐसा लगेगा कि वह माया से मिलने से डर रही थी। उन्होंने नाक भान सिकोड़कर दरवाजे से बाहर चली गईं। शिवा ने राहत की सांस ली। अभी अभी उसे अचानक अपनी पत्नी को फिर से माया से मिलने देने का विचार आया। अगर वे एक दूसरे से ज्यादा बार मिलते तो कुछ अच्छी और बुरी बातें समझ में आती। बिल्कुल मीरा राजपूत की तरह। क्या वह भी उनकी प्रेमिका नहीं थी? वह हर दिन अंजलि की नाक के नीचे ठीक रहती थी। हालांकि उन्हें अंजलि के लिए दुख हुआ, लेकिन वह एक महिला के लिए बाकी सभी महिलाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता था जब तक कि वह शुरू न करे। लेकिन ये बकवास था। वह कैसे भाग सकता था? महिलाओं के साथ अपनी किस्मत का आनंद लेना आसान नहीं था। कठिन आशीर्वाद। फरवरी से मार्च के बीच नासिक में वर्ष की शुरुआत के दौरान मौसम विशेष रूप से ठंडा था। ठंडी हवा जमीन के चारों ओर फैली हुई थी और वसंत कहीं नजर नहीं आता था। शुरुआत में जिंदल हवेली में रहने वालों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हर कोई हमेशा की तरह दीपावली के उत्सव के बाद नए साल का स्वागत कर रहा था। हालांकि अनन्या हाल ही में जनरल दिलीप रावत की कथित मृत्यु पर शोक मना रही थी, जिससे उसकी उदासी और उसके आसपास के लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा था। चिंतित वरिष्ठों के रूप में सरिता जिंदल और दाई मां ने उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन अनन्या कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उसने सवाल को टाल दिया और कहा कि वह ठीक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनन्या अपनी उम्र की लड़कियों की सामान्य परेशानियों से जूझ रही है, इसलिए उन्होंने उससे और पूछना बंद कर दिया। शिवा जिंदल को स्थिति की पूरी जानकारी थी और वह समझ रहा था कि अनन्या कैसा महसूस कर रही है। उसने माया सावंत से चर्चा की कि क्या अनन्या का ध्यान इन बातों से हटाने के लिए उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। अनन्या की बहन जैसी दोस्त होने के नाते माया इस सुझाव का पूरी तरह समर्थन कर रही थी। अनन्या पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में निराश थी। पूरे दिन गीत लिखना और गायन सीखना उसकी परेशानियों को हल करने में मदद नहीं कर रहा था। वे अभी भी इस पर विचार कर रहे थे कि अनन्या को कहाँ ले जाया जाए। हालांकि वसंत जल्द ही आने वाला था, फिर भी बाहर घूमने के लिए मौसम बहुत ठंडा था। फरवरी के अंत में एक शुक्रवार की रात शिवा समाचार देखने के बाद अपने कमरे में लौट आया और नहाने की तैयारी करने लगा। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। शिवा को उम्मीद थी कि यह सरिता जिंदल होंगी, क्योंकि वह कभी कभी उसे जलेबी या मिठाई भेजती थी। उसने चुपके से अपनी मां के इस स्नेह को स्वीकार कर लिया था। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन ये बिल्कुल भी अप्रिय नहीं था। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अंजलि रावत को थोड़ा घबराया हुआ, चिंतित, शर्मिला और अनिच्छुक भाव के साथ खड़ा पाया। ये पहली बार था जब अंजलि ने शिवा के कार्यालय में माया के साथ हुए झगड़े के बाद उनसे बात करने की पहल की थी। इससे शिवा एक साथ हैरान और खुश था। अंजलि ने लाल गोल गले वाला ऊनी स्वेटर और ग्रे पैटर्न वाली सलवार कुर्ता पहना था। उनकी आकर्षक आंखें उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थीं, खासकर जब वह अपने पतले होंठों को हल्के से काट रही थी। वह वसंत में खिले गुलाब की तरह लग रही थी, अविश्वसनीय रूप से भव्य। अंजलि, क्या तुम आखिरकार मुझसे मिलने आए हो? क्या तुम्हें मेरी बाहों की याद आ रही है, या तुम इस सर्द रात में थोड़ी गर्मजोशी की तलाश में हो?
शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और शिवा को घूरने लगी। वह शिवा के कमरे में चली गई, फिर पलटी और अपनी पीठ से एक बुना हुआ ग्रे शॉल निकाला। शॉल का डिजाइन सादा था, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता वाले कश्मीरी धागे से बना था, जो गर्म और नर्म था। शर्मिंदगी में डूबते हुए अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, यह माँ ने बनाया है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हें पहनाऊं। अंजलि की आवाज़ धीमी और नर्म होती जा रही थी। वह स्पष्ट रूप से यह कहने में असहज थी। शिवा ने स्थिति को समझ लिया। उनकी माँ हमेशा उनके और उनकी पत्नी के रिश्ते को लेकर चिंतित रहती थी। सरिता जिंदल ने इस तरह से उनके बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश की थी, ताकि वे पहले से ज्यादा करीब आ सकें। हालांकि शिवा ने सरिता जिंदल से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह चुपके से उनके लिए शॉल बुनेंगी। भले ही उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी और सर्दियां लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी यह उपहार उनके लिए माँ के स्नेह का प्रतीक था। शिवा सोचने लगा कि क्या उसे अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करना शुरू कर देना चाहिए। शॉल यहीं रख दो, मैं जा रही हूँ। अंजलि ने शॉल शिवा के बिस्तर पर रख दिया और जाने के लिए मुड़ गई। वह वास्तव में ये कल्पना नहीं कर सकती थी कि अगर वह शिवा को शॉल पहनाती तो कैसा लगेगा। इससे उन्हें बहुत असहजता महसूस हो रही थी। रुको, शिवा ने शरारती मुस्कान के साथ अंजलि की कलाई पकड़ ली। क्या तुम अपनी सास की आज्ञा की अवहेलना करने जा रही हो? तुम मुझे फिर से धमका रहे हो? अंजलि इतनी घबराई हुई थी कि उनका चेहरा लाल हो गया। ये धमकी कैसे हुई? एक पत्नी का अपने पति को शॉल पहनाना क्या बड़ी बात है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर दिन साड़ी पहनने में मदद कर सकता हूँ, शिवा हंसते हुए बोला। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है कुछ भी पहनने में, अंजलि ने अपना पैर पटकते हुए कहा। जब वह शिवा से छूटने में नाकाम रही तो उन्होंने गुस्से में शॉल उठाया और शिवा से बोली, अपना मूर्खतापूर्ण हाथ हटाओ। मैं इसे एक हाथ से कैसे पहनाऊंगी? शिवा ने जवाब दिया, मूर्खों के हाथ नहीं होते, उनके पास पैर होते हैं। अंजलि ने उसे अनदेखा कर दिया। जब शिवा ने उनकी कलाई छोड़ दी तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि शिवा की चिढ़ाने वाली नजरों से बच सके और खुद को गुस्सा या अजीब महसूस करने से रोक सके। उन्होंने शॉल को शिवा की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। हालांकि अंजलि की बंद आंखों का फायदा उठाते हुए शिवा ने तेजी से उनके सुगंधित शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया और उन्हें गले लगा लिया। आह, अंजलि ने धीरे से कराह निकाली। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके सुगंधित होंठ शिवा के होंठों से ढक गए। मम, अंजलि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उनकी नम आंखें उत्साह, शर्म और गुस्से से भरी थीं। हालांकि उनके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। उनका पूरा शरीर नर्म हो गया, जैसे कि उनकी कोई हड्डी ही न हो। उन्होंने शिवा की जीभ को अपने मुंह में प्रवेश करने दिया। वह नारीपन से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन शिवा के लिए उनका खिलौना बन गई। शिवा इस चुंबन में डूब गया। हर बार जब वह इस अनमोल खजाने को गले लगाता था, उसके शरीर में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक देवी जैसी महिला को जीतने की उनकी उपलब्धि का एहसास अवर्णनीय था। उन्हें गले लगाने की भावना किसी एक महिला की गर्मी से ज्यादा थी। ये पूरी दुनिया को गले लगाने जैसा था। जब शिवा की बाहें अंजलि की छाती तक पहुंचने लगी तो अंजलि आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनकी घबराहट ने उन्हें शिवा के होंठों से अलग होने और उनके शरारती हाथ को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। शिवा को भी एहसास हुआ कि वह बहुत अधीर हो गया था। अभी हाल ही में अंजलि के साथ थोड़ी सुलह हुई थी, तो वह इस बार कैसे सफल हो सकता था? अंजलि की नम आंखों को देखते हुए शिवा ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मैं बस तुम्हें गले लगाऊंगा। अपने मूर्खतापूर्ण हाथ हटाओ, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। शिवा ने हल्की मुस्कान दी। उनकी सीखने की क्षमता वाकई तेज थी। उन्होंने सोचा, अगर तुम इतने उत्साहित हो तो अपनी सचिव को ढूंढ लो। मैंने बस थोड़ा सा रंग दिया है, तो तुम रंग की दुकान मत खोलो। अगर माँ ने मुझे आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं तुम जैसे व्यक्ति का मनोरंजन करने की जहमत नहीं उठाती, अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा। शिवा नाराज नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे पता है, मैं बहुत आभारी हूँ कि तुम आई। आखिरकार ये सब मेरी गलती है। अंजलि ने शिवा को अपनी गलतियों को स्वीकार करते देख और कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें यकीन था कि यह आदमी अपनी गलतियों को जानने के बावजूद उन्हें सुधारने वाला नहीं था। ये तथ्य कि उनके पास एक के बाद एक प्रेमिकाएं थीं, अंजलि को थकान और दुख दे रहा था। जैसे जैसे ये पुरुष और अधिक अस्थिर होता जा रहा था, वैसे वैसे वह कीचड़ में और गहरे धंसती जा रही थी। जब वह पहले गले लगी और चूमी गई तो उनके दिल में वास्तव में विरोध करने का इरादा नहीं था। उन्होंने जो किया
वह सहज रूप से बचने की कोशिश थी क्योंकि वह एक संकोची स्वभाव की थी। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने उनके इन कार्यों को स्वाभाविक चीजों के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है? हर बार जब वह इन बातों के बारे में सोचती थी, अंजलि इसके बारे में न सोचने की पूरी कोशिश करती थी। जल्द ही उन्हें एक और बात याद आई। अनन्या ने मुझे बताया कि वह व्यक्ति मर चुका है। क्या ये सच है? उन्होंने पूछा। अंजलि ने शिवा को शांति से देखा। शिवा थोड़ा हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनन्या जनरल दिलीप रावत के बारे में अंजलि को बताएगी, लेकिन फिर भी इससे उन्हें राहत मिली कि उन्हें खुद ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों बहनों के बीच की बाधा उनके दादाजी जनरल दिलीप रावत के बारे में उनके अलग अलग दृष्टिकोण थे। अब जब दिलीप रावत चले गए थे, उनके पास ऐसी चीजों से बचने की कोई वजह नहीं थी। ये सच है, वह तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आएंगे, शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा। अंजलि की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह भी चले गए। शिवा चुप रहा। वह जानता था कि हालांकि दिलीप रावत एक जिम्मेदार बुजुर्ग नहीं थे और यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति थे जिनसे अंजलि नफरत करती थी, फिर भी वह परिवार थे और परिवार उनके लिए बहुत कीमती था। हालांकि दिलीप रावत अनन्या की तुलना में अंजलि के लिए कम महत्वपूर्ण थे। एक तरह से उनकी मृत्यु अंजलि के लिए राहत की बात थी। तुम्हें अनन्या की असली पहचान का पता चल गया है ना? शिवा ने पूछा। हाँ, अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे तब पता चला जब मैंने अर्जुन मिश्रा को उसे अनन्या कहते सुना था, लेकिन अनन्या वही अनन्या है। मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी क्योंकि वह उनकी पोती है। वह एक अच्छी लड़की है। मुझे ये छोटी बहन बहुत पसंद है। तुम्हारी प्यारी छोटी बहन हाल ही में बहुत उदास है। माया और मैं उसे कुछ मजे के लिए बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? शिवा ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। अंजलि ने उम्मीद के मुताबिक एक और सवाल पूछा। तुम और वह महिला अनन्या को बाहर क्यों ले जा रहे हो? ओह, तुम जिस तरह कह रही हो मेरी प्यारी अंजलि, क्या तुम अनन्या को मेरे साथ बाहर ले जाने को तैयार हो? शिवा ने पूछा। अंजलि ने भौहें सिकोड़ ली। अनन्या मेरी छोटी बहन है। मैं उसे किसी और के साथ क्यों जाने दूं? मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवा ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। अरे, अब मैं क्या करूं? माया अनन्या की अच्छी दोस्त है और मैंने पहले ही अनन्या से इस बारे में बात कर ली है। मैं अब उससे यह नहीं कह सकता कि हम उसके साथ नहीं जा रहे, बल्कि उसकी बड़ी बहन उसे बाहर ले जाएगी, है ना? अंजलि ने उनकी ओर आंखें घुमाई। मैं अनन्या को अपने पंचगनी हिल स्टेशन रिट्रीट में ले जा रही हूँ। अगर तुम आना चाहते हो तो खुद गाड़ी चलाओ। शिवा ने गंभीरता से कहा। अगर माया साथ जाना चाहे तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? अंजलि, मुझे यकीन है कि तुम उसे देखना नहीं चाहती। मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे शर्मनाक रिश्तों में दखल देने का वक्त है? अंजलि ने नाराजगी में तंज कसा। शिवा मुस्कुराया। मुझे पता था। महान अंजलि रावत माया से क्यों डरेंगी? हम सब साथ में जाएंगे। अंजलि को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा, वरना ऐसा लगता कि वह वाकई माया से डर रही हैं। अवचेतन रूप से वह ठंडेपन से नाक सिकोड़कर कमरे से बाहर चली गईं। शिवा ने राहत की सांस ली। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर वे बार बार मिलें तो उनके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। यह मीरा राजपूत से अलग नहीं था, जो शिवा की प्रेमिका भी थी। वह तब भी ठीक थी जब उसे हर दिन अंजलि का सामना करना पड़ता था। हालांकि उन्हें अंजलि के लिए अपराध बोध हुआ, लेकिन वह एक महिला के लिए बाकी सभी को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। बेशक, जब तक उसने शुरू से ही उनके साथ छेड़खानी बंद नहीं कर दी, जो अब असंभव था। उनका फायदा उठाने के बाद वह अपनी दूसरी प्रेमिकाओं को कैसे छोड़ सकता था? खूबसूरत महिलाओं से प्यार का यह आशीर्वाद इतना आसान नहीं था जितना सोचा गया था। एपिसोड 410, जुआ और चुनौती। प्रभारी से कुछ छोटी मोटी बातें सुनने के बाद समूह पहले ट्रैक के आराम क्षेत्र में पहुंचा। हालांकि इसे आराम क्षेत्र कहा जाता था, ये वास्तव में एक विशाल बैठक कक्ष था। पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। अंदर हीटर चालू था और कई इंडोर पौधे नाजुक और सुंदर दिख रहे थे। वातावरण बहुत सुखद था। तुम वाकई पैसा खर्च करने को तैयार हो? शिवा ने चारों ओर की शानदार सुविधाओं को देखकर आह भरी। तानिया मुस्कुराई। अगर तुम खर्च में कंजूसी करोगे तो कोई भी ऐसी जगह नहीं आएगा। यहाँ आने वाले लोग महंगी चीजों से नहीं डरते, बल्कि सस्ती चीजों से डरते हैं। शिवा ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे बात कर रहे थे, उन्हें सामने खाली पार्किंग स्थल पर कुछ आकृतियां स्पष्ट दिखाई दी। निश्चित रूप से
ये वही नरेश गुप्ता था जिसे शिवा जानता था। हालांकि उसने आज सूट नहीं पहना था, उसने सिर्फ एक ब्रांडेड कैजुअल शर्ट और चमकीली लाल टाई पहनी थी। वह हमेशा की तरह आकर्षक दिख रहा था। नरेश गुप्ता के पास एक पश्चिमी व्यक्ति था जिसका चेहरा पतला लेकिन हड्डियां मजबूत थीं। उसकी बिना दाढ़ी वाली ठुड्डी काफी मर्दाना थी। उसने रंगीन टोपी पहनी थी और हाथ में विस्की की बोतल थी। वह नरेश गुप्ता के साथ बातें और हंसी मजाक कर रहा था, बीच बीच में शराब की चुस्की लेते हुए। अचानक एक विशाल आकृति दौड़ती हुई आए और चिल्लाई, दीदी दीदी। शिवा ने करीब से देखा और पाया कि यह एक तगड़ा आदमी था जिसके घुंघराले बाल और चौकोर चेहरा था। वह 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा और 100 किलो से अधिक वजन का लग रहा था। उसके नथुने बड़े थे और उसने एक बड़ा चमड़े का कोट पहना था। वह परेशान, अनिच्छुक और थोड़ा बचकाना लग रहा था। ऐसी अभिव्यक्ति और ऐसी शारीरिक बनावट ने एक तीव्र विरोधाभास पैदा किया जिससे शिवा लगभग हंस पड़ा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सारा दिन जुआ मत खेलो। ये बेवकूफ़ी भरी आदत कब छोड़ोगे? तानिया उस तगड़े आदमी के सामने खड़ी थी। हालांकि वह उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ एक बुजुर्ग की तरह थी जो उपदेश दे रहा हो। उस तगड़े आदमी ने सिर झुकाया और थोड़ा अन्याय महसूस किया। उसने कर्कश स्वर में कहा, वह नरेश गुप्ता विदेशियों को यहाँ दिखावा करने लाया था। तानव परिवार के बेटे के रूप में क्या मुझे अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को नहीं निभाना चाहिए और विदेशियों का मुकाबला नहीं करना चाहिए? मुकाबला करना? तुम रसोई का चाकू इस्तेमाल कर सकते थे। कार रेस क्यों कर रहे हो? क्या तुम रेसर हो या तुमने अंग्रेजों के खिलाफ दौड़ लगाई थी? क्या तुम्हें लगता है यह ओलंपिक है? तानिया ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया और प्यारा बनने का नाटक किया। उसने तानिया की पतली बांह को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे हिलाया। दीदी दीदी, तुम सबसे अच्छी हो। बेचारे तानव की मदद करो। वह BMW X6 मेरा जन्मदिन का तोहफा है। मैं उसे कैसे खो सकता हूँ? शिवा, जो पीछे से देख रहा था, लगभग बेहोश हो गया। उस आदमी की आवाज़ और हरकतें बस गुस्सा दिलाने वाली थीं। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कुछ कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी इस स्थिति के आदी थे। उनके लिए यह वाकई मुश्किल था। इस समय नरेश गुप्ता वेबर के साथ आया। जब उसने तानिया को देखा तो उसने आत्मीयता से अभिवादन किया, लेकिन जब उसने शिवा को देखा तो नरेश गुप्ता का चेहरा कठोर हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरेश गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हालांकि उसने शिवा और सरिता जिंदल के जिंदल परिवार के सैन्य परिसर में पुनर्मिलन का दृश्य देखा था, लेकिन उसे सिर्फ एक झलक मिली थी। उसे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ। नरेश गुप्ता के दृष्टिकोण से शिवा को जिंदल परिवार का वंशज मानना एक गलती होगी। दिल्ली से कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए उसे यकीन था कि सरिता जिंदल ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? शिवा ने भौहें उठाकर पूछा। नरेश गुप्ता ने तंज कसा। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की सदस्यता फीस कितनी है? तुम्हारी तनख्वाह शायद इसका 10वां हिस्सा भी नहीं होगी। तानिया ने शांति से कहा, शिवा मेरा दोस्त है। मैंने उसे मिस्टर वेबर के साथ प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए बुलाया है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, न केवल नरेश गुप्ता ने आश्चर्य से शिवा को देखा, बल्कि तानव, जो तानिया से मदद मांग रहा था, ने भी अपनी आंखें चौड़ी की और शिवा को ध्यान से देखा। तानव के लिए शिवा कोई खास नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उनकी बहन का दोस्त और सहायक होगा। उसके देखते ही तानव की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। महोदया तानिया, क्या आपको यकीन है कि आप मेरे और मेरे दोस्त के साथ मजाक नहीं कर रही हैं? नरेश गुप्ता ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। उनकी राय में शिवा का वेबर को चुनौती देना एक मजाक था। उन्हें लगा कि अगर तानिया किसी टैक्सी ड्राइवर को भी बुला लेती तो वह शिवा से ज्यादा भरोसेमंद होता। वेबर हिंदी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने अपने अनुवादक से बात को समझाया। जब उसे पता चला कि शिवा नाम का ये युवक उसकी खोई हुई कार को वापस जीतने के लिए उसके साथ फिर से रेस करना चाहता है, तो वह बड़ी दिलचस्पी के साथ शिवा की ओर मुस्कुराया। जाहिर है, एक असली विशेषज्ञ चुनौतियों से नहीं डरता और विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों का इंतजार करता है। वेबर सिर्फ इसलिए शिवा को कम नहीं आंकता क्योंकि वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखता था। हर रेसर का सम्मान करके ही कोई दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो सकता है। शिवा उनकी बातों से थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए उसने तुरंत तानिया और बाकियों को रुकने को कहा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कार जुआ, रेस और कार वापस जीतना, ये सब क्या है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं बताता हूँ। तानव ने स्वेच्छा से कहा, जैसे कि वह अपराधी कुछ भी करने को तैयार हो।
उसने कहानी सुनाने की भूमिका निभाई और पिछले 1 घंटे में जो हुआ उसे समझाया। पता चला कि तानव दिल्ली में ऊब गया था और तान्या के साथ नासिक आने के बाद उसके पास करने को कुछ नहीं था। इसलिए उसकी मुख्य गतिविधि कांटेदार गुलाब समूह के तहत विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं में घूमना था। आज वह रेसिंग क्लब में था, कुछ नई स्पोर्ट्स कारों के साथ खेल रहा था। संयोग से नासिक में मौजूद नरेश गुप्ता अपने दोस्त वैभव को मजे के लिए यहाँ लाया था। नरेश गुप्ता और तानव शायद ऐसे लोग थे जो एक दूसरे से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेस और इस तरह की बकवास पर बिना ज्यादा सोचे बात की। जब नरेश गुप्ता ने बताया कि उनका दोस्त वैभव कितना अच्छा है, तो तानव को अपने गौरवशाली स्वतंत्रता सेनानियों की याद आ गई जिन्हें विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ा था। इसलिए तानव ने वैभव के साथ कारों पर जुआ खेला। जो हारेगा उसे अपनी कार विजेता को देनी होगी। आखिर में तानव ने अपना चेहरा और अपनी कार खो दी। हालांकि तानव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह BMW X6 तान्या से जन्मदिन का तोहफा थी, वह उसे कैसे खो सकता था। ये कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी कारें दुनिया में ज्यादा नहीं हैं, फिर भी इसका भावनात्मक मूल्य अलग था। इसके बाद तानव ने तान्या को मदद के लिए बुलाया, उम्मीद करते हुए कि तान्या उनकी कार वापस लाने में मदद करेगी। शिवा ये सुनकर उदास हो गया। उसे लगा कि वह तान्या के बेवकूफ भाई के बाद सफाई करने आया है। अरे जीजा, क्या आप गाड़ी चलाने में बहुत अच्छे हैं, क्या जीत सकते हो? तानव ने तान्या को छोड़कर शिवा के पास गया। उसने अपनी बाह शिवा की गर्दन के चारों ओर लपेटी और पूछा, छोटे बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तान्या का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने तानव की जांघ पर लात मारी। जाहिर है वह ऐसा करने की आदी थी। तानव ने डरते हुए कुछ कदम पीछे हटते हुए अजीब ढंग से कहा, दीदी, तुम पहले कभी कोई प्रेमी नहीं लाई थी, अब जब एक है तो वह जीजा कैसे नहीं हो सकता? तान्या वाकई अपने इस बेकार भाई को मार डालना चाहती थी। उन्होंने दांत पीसते हुए उसे घूरा और फिर शिवा से कहा, मुझे खेद है दोस्त, वह बस बकवास कर रहा है, इसे गंभीरता से मत लो। अगर मैंने इसे गंभीरता से लिया होता तो मैं हार जाता, शिवा ने माथा छूकर पसीना पोंछते हुए कहा। तान्या ने नरेश गुप्ता की ओर मुड़ने से पहले उनकी ओर आंखें घुमाई, जो दंग रह गया था। छोटे श्रीमान नरेश, आपको उस BMW X6 की कीमत पता होगी। यह मेरा भाई को दिया गया जन्मदिन का तोहफा है। भाई, हालांकि वह हार गया, लेकिन कम से कम हमें अपनी स्थिति सुधारने का मौका तो देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं महोदया तान्या, जू की मेज पर हमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है ना? नर्स गुप्ता ने दुष्टता से मुस्कुराया। तान्या ने भौहें सिकुड़ी और सोचने के बाद कहा, ये कैसा रहेगा? मैं शिवा को अपने गराज से एक कार चुनने को कहूंगी और मिस्टर मेरा के साथ रस में भाग लूंगी। अगर हम हार गए तो शिवा द्वारा चुनी गई कार छोटे श्रीमान नरेश और मिस्टर मेरा की होगी। अगर हम जीत गए तो हमें सिर्फ BMW वापस चाहिए। तुम क्या सोचते हो? बंद अध्याय।